वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आई होप कि आपने लॉस्ट इन स्पेस के सीजन 1 को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक मास्टरपीस अंडररेटेड सीरीज है जो कि पॉपुलर तो नहीं हुई है, लेकिन इसके अंदर का मटेरियल आपको थ्रिल, सस्पेंस, साई-फाई हर चीज का पैकेज देता है। अगर अब तक भी आपने लॉस्ट इन स्पेस के सीजन 1 को अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो गाइस, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे देख लीजिए ताकि आगे की कनेक्टिविटी, स्टोरी, कैरेक्टर आप सबसे जुड़ सके। लास्ट सीजन के एंड तक हमने देखा था कि जुपिटर 2 जो कि रॉबिन्सन्स फैमिली का था वो रेजुलेट तक पहुंचने वाला था, लेकिन एक एलियन इंटेलिजेंस का इंजन जो कि रॉबिन्सन के जुपिटर के अंदर था, उसके कारण ये पूरा जुपिटर टेलीपोर्ट होके किसी दूसरे प्लेनेट पे चला गया था। रेजुलेट को जुपिटर 2 नहीं मिला था और वो उस जगह को छोड़कर भी चले गए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जुपिटर अब जब टेलीपोर्ट हो चुका है और रेजुलेट को नहीं दिख रहा है तो हर कोई मॉरिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में कांटेक्ट भी टूट जाता है। साथ ही हम दो रोबोट्स को लड़ते हुए देखते हैं, एक रोबोट जो कि विल रॉबिन्सन का था और दूसरा रोबोट जो कि इस रोबोट को मारने के लिए आया था। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद में 7 महीने गुजर जाते हैं। रॉबिन्सन फैमिली का जुपिटर एक मीथेन रिच प्लैनेट पे पहुंचा था। गाइस, अगर आपको याद होगा कि विल रॉबिन्सन के रोबोट ने एक 8 का शेप बनाया था, ये लोग उसी प्लैनेट पे थे जहाँ पे ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं थी और वो प्लैनेट इंसानों के सर्वाइव करने के लिए ठीक नहीं था। 7 महीने से ये लोग अपने जुपिटर के अंदर ही थे। जुपिटर में पावर नहीं होने के कारण ये बस अपने इमरजेंसी लाइट को स्टार्ट करते हैं। सोलर पावर की मदद से ये लोग कुछ एनर्जी को कलेक्ट करते भी हैं। 7 महीने से रहते हुए इन लोगों ने अपने ये जुपिटर के अंदर प्लांट्स को उगाया था जिससे कि ये लोग ऑक्सीजन ले सके। साथ ही में यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, हर एक दिन एकदम परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे एक लाइटनिंग शो होता है और उसी जगह पे जहाँ पे रोज होता है, ना तो उसका टाइम चेंज होता है और ना ही लोकेशन चेंज होती है। मॉरिन अभी भी उस इंजन के सामने बैठी थी जिसके कारण ये लोग टेलीपोर्ट होके इस जगह पे पहुंच गए थे, लेकिन 7 महीने से वो इंजन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये मंथ क्रिसमस का मंथ था। जुपिटर के अंदर ही ये लोग बची कुछ चीजों से ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जॉन ने विल को क्रिसमस के गिफ्ट के लिए चैरिट की चाबी दी, यानी कि विल अब चैरिट चला सकता है। इसी के साथ में विल ने सबको एक गिफ्ट दिया जो कि क्रिसमस का था, लेकिन था वो पेनी के थ्रू, यानी कि पेनी एक ऑथर थी और उसने अब तक भी जितनी चीजें अर्थ से लेके स्पेस में देखी है वो सारी चीजें उसने लिख दी थी। विल ने इसी बुक को प्रिंट कर दिया और सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हम यहाँ पे डॉन वेस्ट को भी देखते हैं जो कि इसी जुपिटर में था और अभी इस रॉबिन्सन फैमिली का हिस्सा बन चुका था। और साथ में सबसे मेन कैरेक्टर यानी कि डॉक्टर स्मिथ जो कि अपनी एक झूठी आइडेंटिटी लेके इस जुपिटर में अभी तक भी जिंदा है, लेकिन अभी तक इसे बंद किया गया है। जुपिटर के जिस हिस्से के अंदर इन लोगों ने प्लांट्स उगाए थे उस जगह को प्लास्टिक शीट से कवर कर रखा है। अगर प्लास्टिक शीट में कभी भी कोई दरार आ जाए या होल हो जाए तो ये वापस से प्लास्टिक से उसे कवर किया करते थे, नहीं तो अंदर आने वाली मीथेन इस सारे क्रॉप्स को बर्बाद भी कर देती है। विल अब चैरिट चलाना सीख रहा था जॉन के गाइडेंस में। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सोलर पावर कलेक्ट करते हैं, इसका यूज ये अपने एलियन सूट के अंदर ऑक्सीजन रिफिल करने के लिए करते हैं। अब जैसा कि लाइटनिंग शो स्टार्ट होने वाला था तो ये लोग डॉक्टर स्मिथ को भी बाहर लेकर आ गए थे। स्मिथ का जैसा कि काम था हर किसी को इन्फ्लुएंस करने का, तो वो आज भी पेनी को इन्फ्लुएंस ही कर रही थी कि रोज एक ही शो क्यों दिखाते हो तुम लोग मुझे। विल के पूछने पे मॉरिन कहती है कि अर्थ पे भी एक ऐसा प्लेस है जिस शहर के अंदर उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे हर दिन बिजली गिरती है और इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला है। विल को लगता है कि वहाँ आगे जरूर ऐसी कोई चीज है जो कि अपनी तरफ लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है। अभी यहाँ पे जो कोई डिसीजन लेने वाला था तो वो सिर्फ मॉरिन और जॉन ही थे। मॉरिन का कहना था कि उन्हें इस प्लेनेट से जाना चाहिए, लेकिन जॉन इसके खिलाफ था कि ये लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी से रह रहे हैं। मॉरिन का कहना था कि अगर ये बच्चे बाहर नहीं गए तो इन्हें कभी दोस्त नहीं मिलेगा, इन्हें कभी एजुकेशन नहीं मिलेगी, ये कभी खुल के सांस नहीं ले पाएंगे, ये बस यहाँ पे बड़े होंगे और मर जाएंगे, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अब जब हमने इतना स्ट्रगल किया है तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन जॉन इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उसी रात इन्हें बहुत तेज हवा चलने की आवाज आती है। जॉन उस प्लास्टिक के फटे हुए हिस्से को कवर करने के लिए जब जाता है तो उसमें से इतनी तेज मीथेन गैस निकलती है जो एटमॉस्फेयर से आई थी कि वो जॉन की आंखों को और हाथों को बहुत बुरी तरीके से जला देती है। तब तक सब लोग उठ चुके थे। उस हिस्से को कवर करने के बाद में डॉन वेस्ट अंदर जाता है और जॉन को बचा के बाहर ले आता है, लेकिन तब तक जॉन के हाथ पूरी तरीके से जल चुके थे। जब तेज स्ट्रोम रुक जाता है तो ये सारे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे इन्होंने प्लांट्स लगाए थे, लेकिन मीथेन के कारण वो सब कुछ बर्बाद हो गए थे। जॉन जो कि अब तक खिलाफ था इस प्लेनेट को छोड़ने के, आज ही वो मॉरिन को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब जब इनका जुपिटर उड़ नहीं सकता क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं था, इसी कारण ये उस जुपिटर को एज अ जेट यूज में लेते हैं। इसी कारण ये लोग उस जुपिटर को पानी में उतार देते हैं। अब जॉन एक नेवी मेंबर था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे सेलिंग बहुत अच्छी तरीके से आती थी, इसी कारण वो जुपिटर के ऊपर बहुत बड़े बड़े से फिंस लगा देता है और उसके बाद में उनपे कपड़े भी बांध दिए जाते हैं कि जैसे जैसे तूफान आता जाएगा वैसे वैसे ये लोग फिंस को चेंज करते जाएंगे और स्ट्रोम से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। हो सकता है कि ये इस प्लेनेट से भी चले जाएं। सारे लोग सामान इकट्ठा करने लगते हैं। चैरिट को भी
अंदर डाला जाता है। जूडी, पेनी, विल और जॉन चारों के चारों ऊपर थे। अब जब जुपिटर को पूरी तरीके से एक शिप में कन्वर्ट कर दिया गया था तो ये लोग उसे पानी में उतारने के लिए भी तैयार थे। विल को अभी भी एक होप थी कि रोबोट या तो इस प्लेनेट पे होना चाहिए या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे होना चाहिए। विल जरूर एक दिन उस रोबोट को ढूंढ लेगा, क्योंकि विल ने अभी तक भी होप नहीं छोड़ी थी कि रोबोट उसका फ्रेंड नहीं है या फिर ये लोग कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। जूडी ने पेनी की लिखी हुई पूरी बुक पढ़ी थी जिसमें कई सारे हिस्से उसे पसंद आए थे। और अब अगली सुबह ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि इन लोगों को जुपिटर को आगे की तरफ कैसे निकालना है, क्योंकि इस प्लेनेट पे कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जमीन के जो कि बड़े बड़े माउंटेन की जैसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अगर जुपिटर उनसे टकराया तो जरूर ये जुपिटर खराब हो जाएगा और उसके बाद उसे शायद रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है। आखिरकार ये लोग जुपिटर को पानी में उतार ही देते हैं और हवा की मदद से जुपिटर पानी में तैरना स्टार्ट हो जाता है। अब हर किसी को इस तरीके का सफर सूट नहीं करता है। पेनी को इसी के कारण वॉमिट शुरू हो जाती है और वो ऊपर सबकी हेल्प करने की बजाय नीचे आके खुद की हेल्थ को देखती है। मॉरिन के कहने पे जॉन जुपिटर की स्पीड को और थोड़ा फास्ट कर देता है, क्योंकि जल्दी वो टाइम आने वाला था जब स्टॉर्म इनके नजदीक आता। पेनी यहाँ पे आके मॉरिन से बात करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण वो नीचे आ गई और जून ने उसकी मदद करी। जून ने बताया कि अगर एक कान के अंदर ईयर प्लग डाल दिए जाएंगे तो शायद तबीयत ठीक रहेगी और इससे पेनी को फर्क भी पड़ा। लेकिन मॉरिन पेनी को डांट देती है कि तुम्हें स्मिथ के साथ रहने की जरूरत नहीं है, उसके साथ थोड़ा कम टाइम बिताओ। यहाँ स्मिथ को जिस रूम के अंदर बंद कर रखा था तभी वो एक छोटे से हिस्से से देखती है कि सामने बहुत बड़े बड़े माउंटेन आ रहे हैं और ये जुपिटर उससे टकरा जाएगा और ये लोग नहीं निकल पाएंगे वहाँ से। इतनी तेज हवा आ रही थी कि उसके बीच में एक बार विल का भी पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाला था लेकिन उससे पहले जॉन आके उसे बचा लेता है। ये लोग फिर से आके नीचे एक बार मीटिंग करते हैं कि इन बड़े माउंटेन से कैसे निकला जाएगा। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टॉर्म का टाइम आने वाला है, यानी कि वो लाइटनिंग सीधा इस जुपिटर के ऊपर गिरेगी और उसके कारण ये जुपिटर कहीं खो भी सकता है। जिसके बाद सबको अपना अपना काम दे दिया जाता है। विल को एक बार के लिए ऐसा लगता है कि पानी के अंदर उसका रोबोट वापस आ गया है, लेकिन बस ये एक शाइन जेलीफिश थी और एक बार फिर से विल की पूरी होप टूट जाती है। इन लोगों को उसी टाइम पता चलता है कि इनका जुपिटर किसी बड़े से माउंटेन से टकरा गया है और उसके बाद में वहीं रुक गया है। सभी ऊपर आके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका जुपिटर एक जगह पे अटका हुआ है और शायद वहाँ से निकलने के लिए इन्हें जुपिटर को ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ सामने मॉरिन को दिखता है कि वो स्टॉर्म जल्द ही इनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। डॉन उस हिस्से को ठीक करने के लिए जाता है जो हिस्सा थोड़ा सा डैमेज हो गया है। अब जब ये लोग ऊपर जाके सेलिंग कर रहे थे उसी टाइम पे एक एक्सीडेंट के कारण जॉन के पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट आ जाती है। स्मिथ ने पहले भी बोला था कि वो इन लोगों की मदद कर सकती है और अब मॉरिन को ना चाहते हुए भी स्मिथ के पास आना पड़ता है उससे मदद मांगने के लिए। मॉरिन को उस पर बिलीव करना पड़ता है कि वो इन सबको बचा लेगी और सेलिंग ढंग से करेगी। स्मिथ ऊपर पहुंचती है और बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि अब आगे इन लोगों को क्या करना है, क्योंकि इनके सामने बहुत बड़े बड़े माउंटेन आने वाले हैं और उसके सामने से अगर ये लोग गुजरे तो इनका जुपिटर ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन जैसा जैसा जून बताती है वैसा का वैसा काम ये सारे लोग करते जाते हैं। उन माउंटेन के पास आने से पहले स्मिथ ने बता दिया था कि इसके एक हिस्से को हमें झुकाना पड़ेगा। अब एक हिस्से को झुकाने के लिए जॉन और विल ने प्लानिंग बनाई थी कि चैरेट को एक हिस्से की तरफ ले जाएंगे ताकि दूसरा हिस्सा हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाए। ये काम जॉन को करना था, लेकिन अब जब वो इंजर्ड था इसी कारण ये काम विल को करना पड़ता है। हालांकि विल को चैरेट चलाना नहीं आता फिर भी उसे ये काम करना पड़ता है। और जैसे जुपिटर का एक हिस्सा हल्का होता है तो स्मिथ अपनी सेलिंग की स्किल से जुपिटर को उस बीच के गैप से बाहर निकाल लेती है और फिर सारी चीजें एकदम ठीक हो जाती है, क्योंकि तब तक लाइटनिंग स्टॉर्म भी चला गया था और इन लोगों ने अपने जुपिटर को भी इजीली निकाल लिया था। जॉन को ये बात नहीं पता थी कि ये काम ने किया है। मॉरिन से पता चलता है कि ये काम स्मिथ ने किया है और अब स्मिथ को अंदर रखने की बजाय वो इस पूरे जुपिटर में आराम से घूम रही थी। स्मिथ कहती है कि तुम लोग मुझ पे बिलीव कर सकते हो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ और अब तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने जब 7 महीने में तुम्हें कुछ नहीं किया तो मैं अब क्या करूंगी। स्मिथ की बातों से ये भी पता चलता है कि लास्ट टाइम उस प्लेनेट के ऊपर जो प्लास्टिक के अंदर एक होल किया गया था वो स्मिथ ने ही किया था। वो आराम से गेट खोल के बाहर भी चली गई और प्लास्टिक के अंदर होल स्मिथ ने इसलिए किया था क्योंकि ये लोग इसी प्लेनेट के ऊपर रहने के बारे में सोच रहे थे। अगर ऐसा कदम नहीं उठाया जाता तो शायद ये लोग इस प्लेनेट को कभी छोड़ते भी नहीं। यहाँ पे हम स्मिथ को अभी भी देखते हैं जो कि मैनुअल्स पढ़ के कोई ना कोई चीजों को सीख रही थी। हम विल को भी देखते हैं जो कि सारे इंसिडेंट के बारे में अपने टॉय रोबोट को बताता है कि कैसे वो उसे बहुत मिस करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, इन लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स का सामना किया और अगर रोबोट होता तो ये सफर कितना आसान होता। कुछ ही टाइम बाद में ये लोग फिर से जब आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों को आगे की तरफ कुछ दिखाई ही नहीं देता। या तो ये प्लेनेट खत्म हो गया था या फिर आगे की तरफ कोई बहुत बड़ा खड्डा है या कोई वाटरफॉल है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण इन्हें आगे का नहीं दिख पा रहा है। असल के अंदर ये एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था और अगर ये जुपिटर आगे की तरफ बढ़ा तो ये लोग सीधा इस वाटरफॉल के अंदर जाएंगे। इसी कारण हर कोई अपनी सीट पे बैठ जाता है एकदम खुद को कस के, ताकि अगर ये लोग गिरे भी तो इन्हें चोट ना लगे। लेकिन ये जुपिटर एज पे आने के बाद रुक जाता है। बाहर निकलने के बाद ये लोग देखते हैं कि एक मेटल से बना हुआ बहुत बड़ा फ्लोर इन्हें दिखाई देता है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ नीचे मेटल का एक इतना बड़ा शील्ड है जो कि इस प्लेनेट को 2 हिस्से में बांट रहा है। इनका जुपिटर नीचे नहीं गिरा क्योंकि वो
वो मेटल एज के ऊपर रुक गया और ये चीज किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं है, ये चीज बनाई गई है। और आखिर ये चीज क्या है, इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉबिन्सन फैमिली से स्पेस को छोड़ के जाने के लिए अपने जुपिटर को शिप में बदल चुकी थी, लेकिन ये शिप भी एक वाटरफॉल में गिरता गिरता बचा था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। सभी लोग इस वाटरफॉल के नीचे बने हुए ट्रेंच के बारे में बात करते हैं, जो कि एक मेटल ट्रेंच था। विल बताता है कि जो रोबोट की बॉडी है वो भी बिल्कुल इसी मेटल की जैसी है और आखिर इसके नीचे क्या है एक बार जाके जरूर देखना चाहिए। लेकिन मॉरियन का कहना था कि हम लोग अगर जिंदा बचे तो हम लोग यहाँ पे जरूर आएंगे, लेकिन अभी का हमारा मेन मोटिव है इस जगह से बाहर निकलना। विल को लगता है कि क्या पता शायद ये रोबोट का घर हो या नीचे रोबोट हो, लेकिन विल की नीचे जाने वाली बात कोई नहीं मानता। जिसके बाद वापस से सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं कि इस जगह से बाहर निकलने का इन्हें कोई तो प्लान चाहिए। ये लोग एक ऐसी काइट बनाते हैं जो कि थंडर यानी कि लाइटनिंग की मदद से चार्ज हो जाए और वो चार्ज इस जुपिटर को उड़ा के इस प्लैनेट के ऑर्बिट से बाहर निकाल सके। विल को कोई काम देखने के लिए नीचे स्पेसशिप में भेजा जाता है, जहाँ पे पहले से ही जून कुछ न कुछ गलत चीज कर रही थी, लेकिन विल के आते ही वो बैठ जाती है और वापस से विल को इन्फ्लुएंस करने लगती है कि तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। जैसा कि तुम रोबोट से कनेक्टेड फील करते हो वैसा मैं भी रोबोट से कनेक्टेड फील करती हूँ, क्योंकि एक बार के लिए ही सही लेकिन वो मेरा भी दोस्त था। अब जब यहाँ पे इंजन चलने चाहिए थे तो वो इंजन ब्लॉक हो गए थे। डॉन को यहाँ ड्यूटी दी जाती है उन इंजन को क्लीन करने के लिए और पैनी को डॉन की मदद करने के लिए भेजा जाता है। गाइस लास्ट सीजन के अंदर डॉन के साथ जूडी की कनेक्टिविटी दिखाई गई और इस पूरे सीजन के अंदर डॉन के साथ में पैनी की कनेक्टिविटी दिखाई गई है। पैनी डॉन की मदद करती है जहाँ पे इन्हें एक अजीब तरीके के प्लांट दिखाई देते हैं, ऐसे पॉइजन प्लांट एल्गी जो कि वहाँ से हट भी नहीं रहे थे। इधर मॉरियन थंडर का वेट करते हुए इस काइट को रेडी कर रही थी, लेकिन तभी एकदम से डॉन और पैनी की आवाज आती है, क्योंकि डॉन का पूरा पैर सुन्न होता जा रहा था और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पैनी जब डॉन की हेल्प करती है तो वो गलती से पानी से आगे चली जाती है। पैनी की आवाज सुनते हुए मॉरियन भी यहाँ पहुँच जाती है और वो पैनी को ऊपर आने के लिए कहती है, लेकिन बहाव इतना तेज था कि पैनी आगे ही नहीं आ पाती। उसी टाइम पे जॉन उस सेलिंग के विंग्स पे चढ़ता है जिससे कि वो मॉरियन को एक वायर दे सके और उस वायर की मदद से ये लोग ऊपर आ सके, लेकिन इस चक्कर के अंदर जॉन भी गिरता है और वाटरफॉल के अंदर मॉरियन और पैनी दोनों एक साथ गिरते हैं। हालांकि इन लोगों को चोट तो नहीं आई थी, लेकिन ये अपने जुपिटर और अपने फैमिली से बहुत दूर हो गए थे। ऊपर निकलने का रास्ता इनके पास कुछ नहीं था, ऊपर से पैनी यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स गिना रही थी। इसी कारण मॉरियन पैनी के ऊपर भड़क जाती है कि अगर तुम्हें कोई आइडिया आता है तो सिर्फ वो बताओ, यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है। बाद में मॉरियन को ये फील होता है कि शायद उसे पैनी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तब पैनी भी भड़क जाती है और कहती है कि मैं कोई अच्छी रॉबिन्सन हुई नहीं, जूडी मेडिकल में फिट है और विल को ज्योमेट्री बहुत अच्छी तरीके से आती है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, इसी कारण आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हैं। यहाँ विल और जूडी डॉन वेस्ट को अपने साथ में जुपिटर के अंदर ले आए थे। विल को अपने फादर की मदद करनी थी, इसी कारण वो यहाँ से चला जाता है। सेलिंग के ऊपर से जो फैन गिरा था वो एक लेडर की जैसा था। पैनी पहले ही कह चुकी थी कि हम इस लेडर की मदद से ऊपर जा सकते हैं। तब मॉरियन कहती है कि ये सिर्फ 30 फीट है और हमें ऊपर जाने के लिए अभी भी 120 फीट चाहिए। ऊपर से जॉन मॉरियन और पैनी को कहता है कि मैं तुम लोगों को जल्द ही ऊपर ले आऊंगा। मॉरियन भी यहाँ पे पैनी से माफी मांगती है और उसे बात करने की ही कोशिश करती है। दूसरी तरफ डॉन वेस्ट की हालत खराब होती ही जा रही थी, उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन था और अगर जल्द ही उसे ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो शायद वो कोमा में भी चला जाएगा। लेकिन डॉन का ब्लड ग्रुप इस पूरे जुपिटर के अंदर सिर्फ एक जने से मैच कर रहा था और वो थी डॉक्टर स्मिथ, यानी कि डॉक्टर स्मिथ को अब ना चाहते हुए भी डॉन वेस्ट की मदद करनी पड़ती है। जूडी यहाँ पे मॉरियन से पूछती है कि आप मुझसे प्यार करती है ना, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने बुक पढ़ी है। अब मॉरियन को पहले से ही इतने काम थे कि वो पैनी की लिखी हुई बुक नहीं पढ़ पाई और इस बात से भी पैनी को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जॉन और विल, जो कि मॉरियन को ऊपर लाने के बारे में सोच रहे थे या फिर ऐसी कोई चीज जिससे कि ये थंडर लाइटनिंग से बच सके। यहाँ मॉरियन पैनी को समझाने की कोशिश करती है कि अभी सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन हम रॉबिन्सन्स एक साथ रहते हैं और आगे भी एक साथ में रहेंगे। इधर दूसरी तरफ जॉन और विल को एक आइडिया आता है कि अगर लाइटनिंग से इन्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो पूरा जुपिटर तो नीचे नहीं जा सकता, ना ही ये लोग किसी ऐसे कैंप को बना सकते हैं जिसके अंदर ये छुप सकते हैं, वो भी लाइटनिंग से बचने के लिए, क्योंकि लाइटनिंग का फोर्स इतना ज्यादा होगा कि उससे मॉरियन और पैनी नहीं बच पाएंगे। यानी कि सारे प्लान्स फ्लॉप होते जा रहे थे। तब इनके पास एक आखिरी प्लान था कि ये लोग चैरेट की मदद ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आखिर चैरेट को नीचे कैसे उतारा जाएगा। अब जब जूडी यहाँ पे डॉन वेस्ट को थोड़ा नॉर्मलाइज करके और स्मिथ के ब्लड को डॉन के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसीजर पूरा करने के बाद में उसे अपने फादर की मदद करने के लिए जाना था। यहाँ पैनी भी यही आइडिया देती है कि हमें यहाँ पे कोई कैंप बना लेना चाहिए या फिर हमें आगे जाना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे आने वाली लाइटनिंग स्टॉर्म से मर जाएंगे। तो मॉरियन यहाँ पे खुद की कैलकुलेशंस लगा के बताती है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम बच जाएंगे और जल्द ही तुम्हारे डैड कोई आइडिया सोच लेंगे। डॉन की हालत खराब थी और इसी टाइम पे स्मिथ डॉन से आलतू फालतू बातें करने लगती है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो, मैं यहाँ पे भागती हुई पहुंची और खुद की जान बचाने के लिए आई हूँ और
तुमने भी ऐसा ही किया था। डॉन यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था, इसी कारण वो स्मिथ को जवाब भी नहीं दे पाता। अब यहाँ पे फिर से एक और प्रॉब्लम आती है। चैरिट को ओपन करने के लिए नीचे बेसमेंट के एक दरवाजे को ओपन करना पड़ता, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। इसी कारण जॉन ने जूडी से पूछा था कि डॉन के पैर पे जो एलगी लगी थी तुमने उसको किस चीज से हटाया था। ऐसी लेजर लाइट जूडी अपने साथ लेकर आई थी। यहाँ जॉन, जूडी और विल तीनों मिलकर उस दरवाजे पे लगी एलगी को काटने लगे थे। दूसरी तरफ जूडी अभी भी डॉन को परेशान कर रही थी कि डॉन कैसे भाग कर आया है और यहाँ पर छुप गया है सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए। जब रॉबिन्सन्स का काम हो जाएगा तो वो डॉन को अपने फैमिली से निकाल फेंकेंगे और बाहर जाने के बाद भी लाइफ कोई अच्छी नहीं रहेगी। उसे बस डॉन से यही चाहिए आगे जाकर वो स्मिथ की हेल्प करे, क्योंकि स्मिथ ने डॉन की अभी हेल्प करी है उसे ब्लड देकर। अब काफी सारे प्लांट्स हट चुके थे और जॉन को पता था कि जैसे ये दरवाजा खुलेगा तो बेसमेंट के अंदर पानी भर जाएगा। इसी कारण वो विल और जूडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। विल और जूडी नहीं जाते, लेकिन जॉन उन्हें डांटता है कि जाओ यहाँ से, मैं 1 ही मिनट में वापस आ जाऊंगा। तो जूडी और विल तो ऊपर चले जाते हैं और जॉन का वेट करते हैं। जॉन आखिरी एलगी को काट के भागने लगता है और इतनी देर के अंदर बेसमेंट में पानी भर जाता है और चैरिट इसी पानी की मदद से आगे बढ़ती जाती है। चैरिट के अंदर जितना भी वायर था उसकी मदद से उसे लटका दिया जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम पहले थी कि वायर छोटा हो सकता है और चैरिट पूरी तरीके से नीचे नहीं जाएगा, वही प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। लेकिन तब मॉरिन पेनी को कहती है कि तुमने एक आइडिया बताया था, हम एक सीढ़ी बना सकते हैं। मॉरिन और पेनी दोनों मिलके उस लैडर को बनाने लगते हैं जो कि चैरिट तक पहुंच जाएगा। इनके पास बहुत कम टाइम बचा था क्योंकि लाइटनिंग थंडर आने का टाइम हो चुका था और वो स्टॉर्म इतना ज्यादा भयानक होता है कि अगर इनके ऊपर बिजली गिरी तो ये मर जाएंगे। इन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चढ़ के चैरिट के अंदर बैठना था और उसी टाइम पे जॉन को लाइटनिंग को कैप्चर करके जुपिटर की बैटरी चार्ज भी करनी थी। जैसे ही लाइटनिंग आएगी और जुपिटर चार्ज होगा, ये लोग चैरिट के साथ में ही उड़ जाएंगे। इसी टाइम पे लाइटनिंग आना शुरू होती है। 1 मिनट पहले ही मॉरिन और पेनी चैरिट के अंदर बैठ चुके थे। जैसे ही लाइटनिंग के कारण काइट चार्ज होती है, उसी टाइम पे जून जुपिटर को उड़ा लेता है और चैरिट के साथ में ही ये लोग इस प्लेनेट की ऑर्बिट को फाइनली पार कर लेते हैं। आखिर के अंदर पेनी और मॉरिन इस शिप के अंदर पहुंच चुके थे। सारी फैमिली एक साथ में रीयूनाइट होती है, जहाँ पर विल को चमकता हुआ इंजन दिखाई देता है और साथ ही में वो एक हाथ जो कि रोबोट्स के फाइट के अंदर यही रह गया था और वो एक हाथ विल के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी फैमिली मेंबर इस हाथ को नीचे गिरा देते हैं। अब इस रोबोट के हाथ का एक्टिव होने का क्या मतलब था, ये अभी तक किसी को नहीं पता। इसी के कारण मॉरिन और जॉन उस रोबोट के हाथ को एक ब्रीफकेस में बंद कर देते हैं। इधर मॉरिन भी उस स्केल को देख लेती है जिसके अंदर थोड़ी बहुत हलचल थी। ये स्केल इंजन को शो करता है। ये स्केल इस एलियन शिप के इंजन के अंदर आई हुई हरकत को कैप्चर करता था। यहाँ पेनी आती है जो कि डॉन वेस्ट को देखने आई थी और डॉन वेस्ट की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। यहाँ स्मिथ फिर से आके पेनी से बातें करने लगती है और उसे एक बार फिर से प्रवोक कर देती है कि तुम्हारी बुक किस किसने पढ़ी। और पेनी को उस टाइम याद आता है कि बुक सबने पढ़ी थी लेकिन उसकी मॉम ने नहीं पढ़ी थी और ऐसा स्मिथ चाहती थी पेनी को उसकी मॉम के खिलाफ भड़काना। आखिर में स्मिथ पेनी से एक बुक मांगती है कि एक बुक क्या तुम मुझे दे सकती हो पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे वो बुक बहुत पसंद आई। विल यहाँ पे अभी भी अपने रोबोट को याद कर रहा था और कोशिश करता है कि बस एक बार उसे वो मिल जाए, क्योंकि विल को कुछ न कुछ चीजें महसूस हो रही थी। पेनी यहाँ पे विल से बात करने के लिए आई थी और साथ में उसे एक कैमरा भी देती है। पेनी कहती है कि हम जिस मेटल ग्रिड पे खड़े थे वाटरफॉल के नीचे, उसके ऊपर कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई थी, ऐसी ही लैंग्वेज जो कि हमारे रोबोट पे भी बनी हुई है और मॉम ने उसे कैप्चर भी कर लिया है, तो तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। और विल उसके बाद में उन्हीं पिक्चर्स को देखने लगता है। यहाँ पे मॉरिन और डॉन को अपने सिस्टम के ऊपर कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ ऐसी अननोन शिप जो कि इनके आसपास ही है और इसमें से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी किसी शिप की ही हो सकती है। और तभी मॉरिन को पता चल जाता है कि ये रेजुलेट है। इसका मतलब है कि ऑर्बिट से बाहर निकलते ही सीधा रेजुलेट तक पहुंच गए हैं और जल्द ही ये सारे लोग एक साथ में होंगे और अल्फा सेंटोरी जा सकते हैं। इधर एक तरफ ये रॉबिन्सन फैमिली अपनी खुशी मना रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जिसने डॉन वेस्ट के इलाज के समय जो पॉइजन प्लांट नीचे गिरा था उसे अपने पास में रख लिया था और उसी में से एक प्लांट को वो बुक में रख लेती है। आखिर स्मिथ को इस प्लांट से क्या काम है और वो ऐसा कर ही क्यों रही है? गाइस, इसके आंसर तो अब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली जो कि इस स्पेस में गुम हो चुकी है और इतने लंबे सफर के बाद 2 अननोन प्लैनेट पे रहने के बाद आखिरकार इन्हें रेजुलेट मिल चुका था। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। रेजुलेट पे पहुंचने से पहले मॉरिन को एक सपना आता है कि वो रात में सो रही है और अपने बच्चों को जब देखने के लिए आती है तो विल के कमरे के अंदर रोबोट था जो कि उसे मारने वाला है और इसी के साथ में मॉरिन की नींद खुल जाती है। लेकिन इस टाइम तक सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के
आके बैठे थे क्योंकि इनका जुपिटर रेजुलेट से जाके कनेक्ट होने वाला था। सबके पास अपने अपने क्वेश्चंस हैं और मिलने के लिए काफी सारे लोग भी हैं। कुछ ही देर के अंदर जुपिटर रेजुलेट से कनेक्ट हो जाता है। बच्चे तैयार होके बाहर निकलते हैं और बाकी लोग भी खुशी खुशी जुपिटर से जाने लगते हैं। पीछे पीछे डॉन वेस्ट भी आता है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी और वो चल भी पूरी तरीके से नहीं पा रहा था। इसी कारण डॉन वेस्ट वहीं जुपिटर में रुकने के बारे में सोचता है। यहाँ स्मिथ भी आती है क्योंकि उसे भी बाहर जाना था, लेकिन मॉरिन स्मिथ को रेजुलेट के ऑफिसर्स के हाथ कर देना चाहती थी क्योंकि स्मिथ ने पहले भी बहुत बुरे बुरे काम कर रखे थे। मॉरिन कहती है कि चाहे तुम कैसी भी हो, लेकिन अंदर से तो तुम्हारा मन बुरा ही है। जाने से पहले मॉरिन स्मिथ का हाथ चेयर से बांध के चली जाती है, जहाँ पे हमें स्मिथ के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे जब ये दोनों बहनें खेल रही थी तो जेसिका की गलती के कारण जून को डांट पड़ती है। रॉबिन्सन फैमिली सैनिटाइज होके रेजुलेट के अंदर एंटर करती है, लेकिन वहाँ पे इन्हें कोई भी नहीं मिलता। रॉबिन्सन फैमिली को लगता है कि शायद इनके वेलकम के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर के आते ही रेजुलेट को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई नहीं है। ये लोग आगे पीछे ढूंढने लगते हैं, तब भी इन्हें कोई नहीं मिलता। स्मिथ को मॉरिन हथकड़ी लगा के गई थी, लेकिन फिर भी स्मिथ ने अपना हाथ खोल लिया था। अब जैसे कि वो एक चोर थी और इतने साल जेल में बिताए थे, तो हैंडकफ्स खोलना कौन सी बड़ी बात थी उसके लिए। वो डॉन के पास आके बैठती है और कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। डॉन उसे रोकने की कोशिश करके भी क्या कर पाता। ये सारे लोग मिलकर डाइनिंग हॉल की तरफ पहुँचते हैं, लेकिन डाइनिंग हॉल का माहौल काफी खराब था। सारी चीजें इधर उधर गिरी हुई थी, खाना गिरा हुआ पड़ा था, टीवी बंद थी और कोई बच्चा तक भी नहीं था। तब यहाँ पे मॉरिन विक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इसी के साथ में रेजुलेट के बाकी कैप्टन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रिप्लाई कोई नहीं करता। तब इन लोगों को लगता है कि रेजुलेट हर चीज को रिकॉर्ड करती है, तो जरूर लोगों के लॉग इन और लॉग आउट भी रिकॉर्ड हुए होंगे और साथ ही में यहाँ पे लास्ट क्या ऑर्डर्स दिए गए थे वो भी हमें पता चल जाएगा। जब मॉरिन और जॉन ऐसे सिस्टम को ओपन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लास्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे 7 महीने पहले की है और पूरे रेजुलेट को ऑटो पायलट मोड पे डाल के छोड़ रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। इधर स्मिथ भी जुपिटर को छोड़ के रेजुलेट के लिए निकल जाती है और सबसे पहले वो अपनी बहन जेसिका हैरिस वाले कमरे में ही जाती है। वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट और साथ में अपनी बहन के सिगरेट भी लेती है। उस सिगरेट के बॉक्स से जून को वापस से कुछ पुरानी यादें आती है, जहाँ पे वो जेसिका के सामने बैठी है और जेसिका उससे बिल पेमेंट के बारे में पूछती है। तब जून कहती है कि मैंने कुछ EMIs लिए थे लेकिन मैं उसे पे नहीं कर पाई। तब जेसिका कहती है कि ये सब काम तुमने क्यों नहीं किए, तो जून कहती है कि ये काम मॉम के थे और मॉम के बीमार होने के बाद मैं ये काम कर ही नहीं पाई, क्या तुम मेरी वो EMIs पे कर सकती हो। तब जेसिका को बहुत गुस्सा आता है जून की इन हरकतों पे, और अब जब लोगों को उसे परेशान करना ही था, इसी कारण जून ने खुद की आइडेंटिटी को बदलने के लिए और उसे कोई भी ना पकड़े इसीलिए उसने कुछ चीजें एक जगह जला दी थी। चीजों के जलते ही वहाँ पे फायर अलार्म स्टार्ट हो जाता है और हर दरवाजे इमरजेंसी के लिए बंद हो जाते हैं। रॉबिन्सन पूरी फैमिली अलग हो जाती है। एक साथ में मॉरिन और जॉन थे, पेनी और विल और जूडी अलग थी। स्मिथ यहाँ पे अपना काम करना शुरू करती है। वो सिस्टम के अंदर जाके जो असली डॉक्टर स्मिथ थे उनकी पिक्चर डिलीट कर देती है और अब खुद का नाम जून लगाने की बजाय वो जोई स्मिथ लिख देती है और साथ ही में खुद की प्रेजेंट पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देती है और डॉक्टर में तो वो थेरेपिस्ट लिखती है, यानी कि अब जून पूरी तरीके से एक डॉक्टर स्मिथ में बदल चुकी थी। जूडी अब रास्ता ढूंढने लगती है और अपने हाथ में पहनी हुई वॉच से मैप देखने लगती है कि शायद वो अपनी फैमिली से वापस मिल सके, लेकिन ऐसा बार बार लग रहा था कि मानो जूडी का कोई पीछा कर रहा है। और तभी जूडी को एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसका नाम समैंथा था। इस पूरे रेजुलेट के अंदर सिर्फ वही बची थी। समैंथा बताती है कि यहाँ कोई भी नहीं बचा है, सब यहाँ से चले गए हैं। इसका मतलब है कि सबका इवैल्यूएशन हो गया है। इवैल्यूएशन का मतलब था कि रेजुलेट के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे जुपिटर में बैठ के इस रेजुलेट को छोड़ के चले गए हैं और समैंथा पीछे अकेली रह गई। ऐसा करने का रीजन ये था कि मॉन्स्टर्स ने रेजुलेट पे फिर से अटैक किया। यहाँ डॉन अब अकेला बैठा बैठा बाहर तक आ गया था और उसे जुपिटर के एक हॉल के अंदर वही ब्रीफकेस दिखाई देता है जिसके अंदर रोबोट का हाथ रखा गया था। डॉन जैसे ही उस ब्रीफकेस को ओपन करता है तभी वो हाथ डॉन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और डॉन उसे बंद कर देता है। तब डॉन यहाँ पे मॉरिन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि तुमने इस ब्रीफकेस में क्या बंद करके रखा था, एटलीस्ट मुझे बता तो देते। तब यहाँ पे मॉरिन और जॉन डॉन वेस्ट को बताते हैं कि रेजुलेट में जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे रेजुलेट में कोई भी नहीं है और सारी एंट्री 7 महीने पहले की है। तुम आखिर कहाँ पर हो और हम सब लोग को देख के बता सकते हो क्या कि हम लोग आपस में किस किस जगह पर हैं। यहाँ के माहौल को देख के विल को समझ में आया है कि रेजुलेट के अंदर ये हाथ और ज्यादा काम कर रहा है। इसका मतलब है कि वो जो रोबोट है वो अभी भी इसी रेजुलेट के अंदर ही है। ये बात मॉरिन और जॉन को भी समझ में आ चुकी थी कि विल के रोबोट के साथ में यहाँ जो एक और रोबोट था वो अभी भी इसी जगह पे मौजूद है और उसी ने ही कई लोगों को मारा होगा। इसका मतलब है कि वो रोबोट वापस से इन लोगों पे अटैक कर सकता है और अब इन लोगों को किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए। डॉन यहाँ पे चेक करके बताता है कि कौन अभी किस जगह पे खड़ा है और इनके आसपास क्या चीजें हो सकती है। डॉन यहाँ पे पेनी और विल को बताता है कि तुम लोगों के पास में कैफेटेरिया है तो तुम दोनों वहीं पे चले जाओ। पेनी और विल तो इस कैफेटेरिया के अंदर आके बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे ना तो कुछ खाने पीने की चीज मिलती है और ना ही किसी से कम्युनिकेशन करने की चीज। मॉरिन और जॉन भी कैफेटेरिया की तरफ ही आगे
आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ समंथा को इतने सारे रास्ते पता थे एयर डक्ट के कि वो कहीं से भी किसी के भी हैच में पहुंच सकती थी। इसी कारण वो जूडी को अपने साथ में एयर डक्ट की मदद से कैफेटेरिया की तरफ लेकर जाती है, लेकिन इन्हें बीच रास्ते में ही कुछ आवाज आने लगती है। इसी कारण जूडी और समंथा अपने अपने टॉर्चेस को बंद कर लेते हैं और साथ ही में रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली वॉच को भी बंद कर देते हैं ताकि किसी की आवाज ना आए। जमीन पे बैठ के जब जूडी नीचे की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि कोई इसके नीचे से लाइट वाली चीज गुजरी है। कैफेटेरिया के अंदर पेनी और विल को कुछ आवाजें आने लगती है, मानो कि कोई उनकी तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसी कारण वो मॉरिन और जॉन को कहते हैं। मॉरिन और जॉन यहाँ पे डॉन वेस्ट को कहते हैं कि बच्चों को देखो कि कैफेटेरिया की तरफ क्या आ रहा है, लेकिन डॉन को कुछ भी नहीं दिखाई देता। इतनी देर के अंदर आवाज बढ़ती जाती है और जब पेनी और विल ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें एक घोड़ा मिलता है। रेजुलेट के अंदर एक जिंदा घोड़ा भी है, लेकिन तभी यहाँ पे आसपास की सारी लाइट्स चली जाती है। जिसके बाद अब हम स्मिथ को देखते हैं कि स्मिथ अब खुद की आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए फर्स्ट सीजन के अंदर जो रियल डॉक्टर स्मिथ था उसके हाथ में लगी हुई चिप को निकालने के लिए वो एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे बॉडीज को रखा हुआ था। अभी तक भी डॉक्टर स्मिथ मरे नहीं थे और उनको उनके इलाज के लिए किसी जगह पे रखा गया था। स्मिथ वहीं पे जाके उस चिप को निकाल के खुद के हाथ में डाल लेती है, यानी कि स्मिथ खुद की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसी के साथ स्मिथ का फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून के साथ में उसकी बहन जेसिका हैरिस थी और साथ ही में इनकी मॉम भी थी। जून के पास काफी सारे पैसे आ गए थे और जेसिका हैरिस को इसका कारण पता चल गया था। एक फाइनेंसर जो कि लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाती थी, जून ने उसकी आइडेंटिटी ले ली और उसके बाद में जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो सारे जून के अकाउंट में आ रहे थे। इसी से वो ऐश कर रही थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि जून खुद के मतलब के लिए किसी की भी आइडेंटिटी कभी भी चुरा सकती है। दूसरी तरफ रेजुलेट के अंदर हर जगह लाइट्स ऑफ हो गई थी और एक बार फिर से पेनी और विल को कुछ आवाजें आने लगी। वो घोड़ा भी यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो कि उसे कुछ डेंजर फील हो रहा है। विल यहाँ पे पेनी को कहता है कि तुम तो बचपन के अंदर ग्रैंडमा के घर पे रही हुई हो और वहाँ पे हॉर्सेस थे, प्लीज इसे चुप कराओ। डॉन भी यहाँ पे देखने की कोशिश करता है कि आखिर इनके आसपास है क्या चीज। स्मिथ भी समंथा की मदद से कहीं आगे तक पहुँच चुकी थी। समंथा यहाँ पे अपने फैमिली के बारे में भी बताती है कि कैसे उसके फादर वापस नहीं लौटे और उसके मॉम भी अब यहाँ पर नहीं है। साथ ही में यहाँ पे 2 रोबोट लड़ रहे थे। स्मिथ अब जाके उन सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देती है जो कि उस दिन की थी जब उसने एक आदमी को स्पेसशिप से गिरा दिया था और उसे पुलिस वाले पकड़ के ले आए थे। उसके साथ में इंटेरोगेशन किया जा रहा था। इन सारी क्लिप्स को स्मिथ ने डिलीट कर दिया था। दूसरी तरफ डॉन वेस्ट यहाँ से देख के बताता है कि डाइनिंग हॉल की तरफ कोई चीज बढ़ती हुई आ रही है जिसके अंदर लाइट भी है और अब इन सबको पता चल गया था कि ये रोबोट ही है और वो भी बुरा वाला रोबोट जो कि डाइनिंग हॉल की तरफ आता जा रहा है। पेनी कैसे तैसे करके उस हॉर्स को चुप भी कराती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही टाइम के अंदर वो रोबोट डाइनिंग हॉल तक पहुंच गया था। डॉन यहाँ पे मॉरिन और जॉन को भी बताता है कि वहाँ एक रोबोट है जो कि इन बच्चों की तरफ बढ़ता जा रहा है और तभी एकदम से वहाँ गाने की आवाज आती है। डॉन बाहर खड़ा होकर जोर जोर से गाना गाने लगता है जिससे उस रोबोट का ध्यान भटक जाता है और रोबोट अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ जाने लगता है। और अब यहाँ से मॉरिन और जॉन को भागना था। ये काफी स्पीड से भागते हैं क्योंकि इनके पीछे रोबोट था। डॉन बताता है कि बच्चे सेफ है क्योंकि कैफेटेरिया से तो रोबोट चला गया है। इतनी ही देर के अंदर मॉरिन और जून एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, एक ऐसा हैच जिसके अंदर लगता है कि शायद मॉरिन और जून फंसने वाले हैं। रोबोट आवाज को सुनते हुए पहुंच जाता है, लेकिन ये सब कुछ एक ट्रैप था। जॉन ने अपने हाथ की वॉच को गिरा दिया था और उसी आवाज को सुनते हुए रोबोट इस जगह तक पहुंच गया। जैसे ही रोबोट पीछे मुड़ता है तो जॉन और मॉरिन मिलकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि रोबोट को एक दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया है और अब सारे के सारे लोग सेफ हैं। स्मिथ जब यहाँ से भाग रही थी तो उसे कुछ आवाज आती है जहाँ से जूडी और समंथा बाहर निकलते हैं। जूडी यहाँ पे समंथा के बारे में स्मिथ को बताती है कि कैसे ये बच्ची इस पूरे रेजुलेट पे अकेली मिली है और इसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं है। जूडी जब समंथा को कहती है कि अपने फैमिली वालों के पिक्चर अपने साथ रखो और यही पिक्चर जब देखती है तो उसे याद आता है कि उसने समंथा के फादर को ही इस जुपिटर से बाहर फेंका था, यानी कि स्मिथ ने खुद के मतलब के लिए कितनी बड़ी गलती कर दी कि एक छोटी सी बच्ची के फादर को बाहर फेंक दिया। स्मिथ को इस बात का बुरा लग ही रहा था कि इतनी देर में रॉबिन्सन फैमिली एक साथ में हो जाती है। ये सारे लोग वापस से एक बार मिलते हैं और विल को पता चलता है कि रोबोट्स यहीं पे थे। जूडी आके बताती है कि तुम्हारे रोबोट ने, यानी कि अच्छे रोबोट ने रेजुलेट में रहने वाले सारे लोगों को बाहर निकलने में मदद करी थी और बुरा वाला रोबोट यहाँ पे लोगों को मारता जा रहा था। इसका मतलब है कि अब विल का रोबोट भी यहीं कहीं हो सकता है। एक बार फिर से विल के पास होप आ जाती है और तभी इन लोगों की रेडियो फ्रीक्वेंसी में एक और जुपिटर आता है। जुपिटर का जब दरवाजा खुलता है तो पहले तो डर लगता है कि कहीं ये एलियन शिप तो नहीं है, लेकिन तब इस जुपिटर के अंदर से बेन एडलर निकल के आता है जो कि इस पूरे जुपिटर मिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, खासकर इंजन फंक्शन में। सारे लोग एक दूसरे से आके मिलते हैं जहाँ पे बेन विल को कहता है कि तुम विल रॉबिन्सन हो राइट, तुम्हारे किस्से अभी तक भी हम सुन रहे हैं। वो लोग जो जिंदा बच गए हैं और रेजुलेट से जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया है वो अभी तक भी तुम्हारे और रोबोट की कहानियां सुनाते हैं और मैं भी ये सारी कहानियां सुनना चाहता हूँ। तब मॉरिन पूछती है कि लोग आखिर कहाँ पर गए हैं। तब यहाँ पे बेन एडलर बताता है कि यहाँ पे फिर से एक बार रोबोट्स का हमला हुआ था, एंड टाइम पे हम लोगों को इवोल्यूशन
ट्रांजिशन करना पड़ा। सारे लोगों को जुपिटर लेके पास के प्लेनेट में शिफ्ट किया गया। सारे लोग अभी वहीं पे रह रहे हैं और जैसे ही तुम लोगों का जुपिटर रेजोल्यूट से कनेक्ट हुआ तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई और हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। मॉरिन और जॉन बेन एडलर को बताते हैं कि उन लोगों ने रोबोट को कैद कर लिया है और वो दरवाजे के पीछे है। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेजोल्यूट में अब जुपिटर 2 पहुंच चुका है, जहाँ पर इन्हें कोई भी इंसान नहीं मिलता है। एक रोबोट से फाइट होने के बाद में उस जुपिटर के अंदर से बेन एडलर और हेस्टिंग निकल के आते हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था कि कैसे जब रेजोल्यूट बना भी नहीं था और अल्फा सेंटोरी जाने की प्लानिंग चल रही थी, तब यहाँ पे एक स्पेसशिप आके गिरा था, लेकिन लोगों के रूमर्स उड़ाने के कारण इसे सिर्फ एक क्रिसमस की तारा टूटने की न्यूज बना के सबको बताई गई थी। जॉन और मॉरिन अपने साथ में बैन को लेकर उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्होंने रोबोट को ट्रैप किया था। यहाँ पे बैन बताता है कि एक रोबोट जिसका नाम स्कैरक्रो था, उसी ने इतने टाइम तक रेजोल्यूट को ऑपरेट किया था। यानी कि जब एलियन इंटेलिजेंस के स्पेसशिप से इंजन को चुराया गया तो उसे ऑपरेट भी इंसान नहीं कर पाए। उसे ऑपरेट करने के लिए इंसानों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन इस इंजन के मेथड को कोई नहीं समझ पाया। बैन एडलर अपने साथ में मॉरिन और जॉन दोनों को लेके इंजन रूम में पहुंचता है। ये जगह हूबहू उसी के जैसे थी जैसे कि मॉरिन ने क्रैश एलियन शिप को देखा था। स्कैरक्रो से ही इसी इंजन रूम को ऑपरेट करवाते थे और रेजोल्यूट इसी के कारण चल रहा था। हेस्टिंग आके मॉरिन और जॉन को ये भी बताता है कि जब इन एलियंस का अटैक हुआ था तो स्पेसशिप पे जो इंजन था, ये एलियंस अपने इंजन को वापस ले गए थे। अब जब इन लोगों के पास इंजन है ही नहीं, इसी कारण ये रेजोल्यूट को ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, आप लोगों को अगर याद होगा कि जब जुपिटर 2 यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था, उस समय इस रेजोल्यूट के अंदर इंजन था, लेकिन उसी टाइम पे एलियंस का अटैक भी हुआ था। अगर उसी टाइम पे एलियंस उस इंजन को लेकर नहीं जाते तो शायद ये रेजोल्यूट अल्फा सेंटोरी पहुंच चुका था। मॉरिन को जब ये बात पता चलती है तो मॉरिन कहती है कि अगर तुम्हें इंजन की जरूरत है तो इंजन मेरे पास में है, वो भी मेरे जुपिटर के अंदर। उस एलियन इंजन की मदद से ये सारे लोग अल्फा सेंटोरी वापस जा सकते हैं। जब मॉरिन पूछती है कि आखिर सारे लोग कहाँ पर गए हैं, तब बैन एडलर बताता है कि सारे लोगों को पास ही के एक प्लेनेट पे शिफ्ट किया गया है, एक ऐसा प्लेनेट जिसपे वो लोग सर्वाइव कर सके तब तक के लिए, जब तक रेजोल्यूट वापस ठीक नहीं हो जाता। अब यहाँ पे वापस से इन लोगों को एक रोबोट की ही जरूरत थी जो कि इस इंजन को ऑपरेट कर सके। पास वाले प्लेनेट पे कुछ चीजों की जरूरत थी, एक इंजीनियर की और साथ ही में एक मेडिकल स्टूडेंट की भी। इसी कारण यहाँ से जूडी और जॉन दोनों ही उस प्लेनेट के लिए निकलते हैं, लेकिन मॉरिन, पेनी और विल इस रेजोल्यूट पे रहने के बारे में सोचते हैं। मॉरिन जॉन से बात करती है कि क्या बाकी सब लोगों को पता होगा इस इंजन के बारे में, लेकिन जॉन कहता है कि इसे सिर्फ एक स्टार का रूमर बता के बात को दबा दिया गया था, इवन ये बात तुम्हें तक भी नहीं पता है। तब मॉरिन कहती है कि मैंने उस दरवाजे को देखा था, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है इस चीज का लॉजिक मैं कभी क्रैक ही नहीं कर पाई। जॉन और जूडी यहाँ से नजदीकी के प्लेनेट के लिए निकल पड़ते हैं। मॉरिन के जुपिटर 2 से इंजन को निकालने के लिए पूरी तरीके से उस जुपिटर को सील कर दिया गया था, इसी कारण मॉरिन को किसी और के जुपिटर पे रहना पड़ता है। मॉरिन विल को समझाती है कि तुम्हें इस समय कहीं भी नहीं जाना है, चाहे तुम्हें अपना रोबोट मिले या ना मिले, क्योंकि इस समय लोगों के सामने से स्कैरक्रो को लेके जाया जा रहा था और विल को ऐसा लगता है कि जैसे स्कैरक्रो को किसी की मदद की जरूरत है। 7 महीने बाद जूडी और जॉन दोनों इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, वो लोग जो अब जिंदा बच गए थे। इस प्लेनेट पे रहने वाले लोगों को ये लगा था कि रॉबिन्सन फैमिली जिंदा नहीं बची होगी। टेलीपोर्ट होने के बाद इन लोगों के पास ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिससे इनकी जान बच सके। जूडी को मेडिकल कैंप के अंदर जाना था और शायद उसे इंटर्नशिप के लिए अच्छा खासा अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए था, क्योंकि पिछले कई महीनों के अंदर उसने बहुत लोगों की मदद की है और उनका अच्छे से इलाज किया है, लेकिन जूडी का यहाँ पे कोई अप्रिसिएशन नहीं कर रहा था। इवन उसे सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जैसा ट्रीट किया जा रहा था। यहाँ जॉन को इसलिए भेजा गया था क्योंकि जिस प्लेनेट पे ये लोग थे, इस प्लेनेट के अंदर इन लोगों को पानी का एक सोर्स मिल गया था, लेकिन उस वेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी और वहाँ से पानी नहीं खींचा जा सकता है। पानी की मदद इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए भी थी और साथ ही साथ में अमोनिया बनाने के लिए भी थी। अमोनिया से ये लोग रेजोल्यूट के अंदर फ्यूल फिल कर सकते थे, लेकिन उसके लिए इन लोगों के पास प्रॉपर सोर्स नहीं थे। जितना पानी आया था उस पानी को रेजोल्यूट तक भेजा गया था, लेकिन बाद का प्रोसेस रुक गया था। तब जॉन कहता है तो फिर हमें वेल के नीचे जाके देखना चाहिए। इस समय पे विक्टर भी जॉन से मिलता है और उसे जॉन से मिलके बहुत खुशी होती है कि रॉबिन्सन फैमिली एक बार फिर से लौट आई है। विक्टर यहाँ पे जॉन के लौटने पे ये भी पूछता है कि तुम अभी रेजोल्यूट से वापस आए हो, क्या तुम्हें पता चला है कि रेजोल्यूट का काम आखिर कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन जॉन एलियन स्पेसशिप वाले इंजन की अभी जो बात सुनकर आया था, वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकता। इसी कारण वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। इसी के साथ हम डॉन वेस्ट को भी देखते हैं, क्योंकि डॉन वेस्ट भी जॉन और जूडी के साथ में ही आया था। डॉन वेस्ट एक मैकेनिक था और वो जब अपनी पुरानी टीम से आके मिलता है तो उसके पुराने मेंबर उसका वेलकम करने की बजाय उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, क्योंकि डॉन वेस्ट को जब अपनी टीम के साथ रहना था उस समय डॉन वेस्ट भाग गया था, लेकिन फिर भी उसे टीम के लीडर आते ही काम थमा देती है कि एक चैरिट काम नहीं कर रहा है और उसे चैरिट को ठीक करना है। जॉन उसी वेल को देखने के लिए जाता है तो साथ में जूडी भी जाती है कि काम करने वाले लेबर्स में से किसी को मेडिकल की जरूरत है।
मॉरियन यहाँ पे जिसके जुपिटर में बैठी थी उन लोगों से बात कर रही थी कि आखिर इन लोगों ने इतना टाइम कैसे सर्वाइव किया, और साथ ही में इन लोगों के पास में एक रोबोट भी था। विल एक रोबोट के साथ घूमता फिरता था, इसकी कहानियां हर किसी को पता है। विल यहाँ पे जिसके जुपिटर में था वहाँ की ही लड़की विल को कहती है कि तुम इतने स्मार्ट कैसे हो और तुम्हारे पास एक रोबोट फ्रेंड भी है, आखिर कैसा लगता होगा एक रोबोट फ्रेंड के साथ में रहना। साथ ही में वो विल को उस प्लेनेट के कुछ पिक्चर्स भी दिखाती है जिसके बारे में विल बताता है कि आखिर ये चीजें बनी कैसे होगी और उन प्लेनेट पे कितने सोर्सेज होंगे। पैनी को हमेशा से इस चीज से प्रॉब्लम थी कि उसके भाई बहनों को उससे ज्यादा स्मार्ट समझा जाता है। इसी कारण पैनी यहाँ पे कहती है कि जो भी पूछना है बस विल से पूछो। दूसरी तरफ विल के मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आखिर स्केयरक्रो को कहाँ पे लेकर गए हैं ये लोग। साथ ही में जॉन उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वेल था। इसी के साथ में जूडी भी जब कैंप में पहुँचती है तो यहाँ पे एंजेला मिलती है। एंजेला ने फर्स्ट सीजन के अंदर जॉन के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया था, क्योंकि रोबोट के ऊपर जब एंजेला ने अटैक किया था तो यही वो टाइम था जब एंजेला और जॉन आखिरी बार मिले थे। एंजेला जॉन से मिलती है और उसे अच्छा भी लगता है, वो उसे माफी भी मांगती है लास्ट वाले इंसिडेंट के कारण। जॉन यहाँ के इंजीनियर से जब पूछता है कि आखिर वेल के अंदर नीचे क्या प्रॉब्लम है, तो ये इंजीनियर भी जॉन से अच्छी तरीके से बात नहीं करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही जाननी है तो तुम नीचे जाके खुद चले जाओ और चेक कर लो। अब जॉन एक आर्मी मेंबर था तो वो इंडिपेंडेंट भी था, इसी कारण वो वेल में खुद नीचे जाता है एक और आदमी को अपने साथ लेके। पीछे से विल भी उस जगह पे जाता है जहाँ पे स्केयरक्रो को रखा गया था। असल के अंदर ये जुपिटर 2 ही था जो कि पूरी तरीके से प्लास्टिक से कवर्ड था। कुछ और साइंटिस्ट यहाँ पे पहुंचने वाले थे, उससे पहले विल अपने ही कमरे में जाके छुप जाता है। तब उसे वहाँ पे अपना रोबोट भी दिखाई देता है। विल फिर से और आगे जाने की कोशिश करता है। पैनी को मॉरिन ने मना किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें स्मिथ कहीं पे भी मिले तो उसे बात मत करना। यहाँ पे आने के बाद अब स्मिथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस वाले आएंगे और स्मिथ को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ आते ही स्मिथ पैनी से मिलती है, क्योंकि यही वो एक पर्सन थी जिससे कि स्मिथ हमेशा इजीली बात कर सकती थी। पैनी को पहले ही पता था कि स्मिथ अच्छी नहीं है और अब वो यहाँ पे अकेली घूम सकती है, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं है और अब उसने खुद को डॉक्यूमेंट में डॉक्टर स्मिथ भी बना लिया है। लेकिन पैनी ने यहाँ पे स्मिथ के बारे में कंप्लेन कर दी थी, इसी कारण स्मिथ के जाने से पहले यहाँ पे कर्नल पहुँच जाते हैं स्मिथ को अपने साथ ले जाने। डॉन वेस्ट यहाँ पे अपनी सीनियर को बताता है कि मैंने चैरिट को पूरी तरीके से चेक किया है, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही है कि जिसे चैरिट बंद पड़ सके। साथ ही में एंजेला को भी अपनी एक रिंग नहीं मिल रही थी जो कि मेटल की रिंग थी। जूडी यहाँ पे एंजेला की हेल्प करती है उसकी रिंग ढूंढने में। इतनी ही देर के अंदर डॉन वेस्ट को भी यहाँ चैरिट के अंदर ऐसी जगह मिल जाती है जो कि अपने आप गल रही है। हालांकि ये पूरा चैरिट मेटल के पार्ट से बना हुआ था, लेकिन एक ऐसा पैरासाइट था जो कि मेटल को भी मिट्टी में बदल सकता था। जूडी को जब यहाँ पे एंजेला की रिंग मिलती है तो वो मेटल की होने के कारण पूरी तरीके से टूट जाती है। नीचे जॉन जिस वेल के अंदर काम कर रहा था जो कि ब्लॉक हो गया था, जैसे वो एक व्हील को घुमाता है जो कि मेटल का था, वो मेटल का व्हील ही टूट के जॉन के हाथ में आ जाता है। जूडी यहाँ पे एंजेला से पूछती है कि वो वेल आखिर किस चीज का बना है। इतनी ही देर के अंदर वो वेल पूरी तरीके से टूटने लगता है और जो पूरा सपोर्ट सिस्टम उस वेल के ऊपर लगाया गया था उसके टूटने से वो पूरा वेल बंद हो जाता है और जॉन के साथ जो एक और आदमी गया था वो भी इंजर्ड हो जाता है। जूडी यहाँ पे भाग के आती है उस आदमी को रेस्क्यू करने के लिए। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, इसी के कारण जूडी उसे अपने साथ में लेके कैंप तक जाती है। यहाँ पे विल को भी वो केज मिल गया था जिसके अंदर स्केयरक्रो को रखा गया था, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये चीज उस रोबोट की हालत को देख के ही समझ में आ रहा था। विल जब अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पे उसे बैन एडलर भी मिलता है जिसके सामने वो इंजन भी रखा था जो कि इस समय पे इनएक्टिव था, और साथ ही साथ में बैन एडलर नई प्लानिंग कर रहा था कि आखिर वो स्केयरक्रो से कैसे उस रेजुलेट को चला सकता है। बैन एडलर ने पहले भी मॉरिन को कहा था कि उन लोगों को विल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक विल ही ऐसा था जो कि रोबोट से कनेक्ट हो सकता था, उससे बात कर सकता था। इसका मतलब है कि विल उस रोबोट को अगर कहेगा तो वो रोबोट विल की बात भी मान सकता है। अकेले होने पे बैन यहाँ पे विल से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तुम कैसा महसूस करते थे जब तुम उस रोबोट से मिले थे? काफी टाइम पहले मुझे भी ऐसा ही कहा जाता था, क्योंकि मैं भी तुम जैसा ही था। विल जाके कहता है कि प्लीज इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ, मैं इसे बात करने की कोशिश करता हूँ, इसकी पावर्स धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये शायद मरता भी जा रहा है। विल बैन की मदद करना चाहता था, इसी कारण वो वहीं रुक जाता और बैन तो पहले से ही चाहता था कि विल उस रोबोट से बात करे। दूसरी तरफ जूडी उस साइड पे भाग के जाती है जहाँ पे डॉन वेस्ट था और वो डॉन को कहती है कि जो भी पानी रेजुलेट के अंदर पहुंचाया जा रहा है इस वेल से निकला हुआ, उस जुपिटर को अभी के अभी रुकवा दो, क्योंकि यहाँ के पैरासाइट्स अगर मेटल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो पूरा का पूरा रेजुलेट ही मेटल का बना है। अगर ये पैरासाइट रेजुलेट के मेटल तक पहुंच गया तो ऑलमोस्ट काफी सारा रेजुलेट खराब हो सकता है। डॉन वेस्ट भाग के जाता है और उड़ने वाले जुपिटर को वहीं पे रोक देता है। दूसरी तरफ बैन के कहने पे वो विल को अपने साथ में स्केयरक्रो तक लेके जाता है और अब विल स्केयरक्रो का केज भी खोल देता है और उसे बात करने की कोशिश करता है कि मुझे पता है कि तुम कितने पेन के अंदर हो, मेरा भी एक दोस्त रोबोट था। काफी देर तक उस रोबोट ने विल के ऊपर अटैक नहीं किया था, मानो कि वो विल की बात सुनना और समझना चाहता था। बैन काफी अटेंटिव मोड के अंदर था, क्योंकि बैन को हमेशा से ही लगता था कि ये रोबोट्स कभी भी किसी पे अटैक कर सकते हैं, और जिस कंडीशन के अंदर स्केयरक्रो था उस कंडीशन के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो पहले
पहले से ही बहुत गुस्से में है। हम यहाँ पे मॉरिन को भी देखते हैं जिसका रेजुलेट के काम करने में मन नहीं लग रहा था। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि विल खतरे में है। यहाँ विल स्कैरक्रो से कनेक्ट होने की कोशिश कर ही रहा था कि स्कैरक्रो गुस्से में आ जाता है और वो विल के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि इतनी देर के अंदर यहाँ मॉरिन भी पहुंच जाती है और बेन ने भी उस रोबोट को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। मॉरिन यहाँ पे गुस्से के अंदर विल को वहाँ से बाहर भेजती है और बेन के ऊपर बुरी तरीके से चिल्लाती है कि जब तुम्हें मना किया गया था कि तुम विल के साथ में इस रोबोट के ऊपर काम नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रोबोट विल को कुछ भी कर सकता था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है स्मिथ पे और कर्नल के ऊपर। कर्नल यहाँ पर स्मिथ के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था, लेकिन उसे ना तो कोई वीडियोस मिलती है ना ही उसे किसी नाम की आइडेंटिटी प्रूफ मिलती है, क्योंकि जून ने अपने हाथ के अंदर स्मिथ की चिप भी लगा ली थी। यानी कि जून के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई एविडेंस नहीं था। स्मिथ कहती है कि अगर आप मेरे बारे में जानना ही चाहते हैं तो आप रॉबिन्सन्स फैमिली से पूछिए। मैं पिछले 7 महीने से उनके साथ में थी और एज अ थेरेपिस्ट में काम कर रही थी। अगर आपको नहीं बिलीव होता है तो पेनी ने एक बुक भी लिखी है और उसके अंदर मेरा नाम भी मेंशन है। गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा कि रॉबिन्सन फैमिली जिस प्लेनेट से बच के आई थी और जिस प्लांट ने डॉन वेस्ट के पैर को सुन कर दिया था, उसके एक टुकड़े को स्मिथ ने अपने बुक में रख लिया था। यही पीस कर्नल अब अपने हाथ से उठा लेता है और देखते ही देखते वो प्लांट अपना असर करना शुरू करता है। कर्नल की पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाता है और धीरे धीरे करके वो जमीन पे गिर जाता है। कर्नल यहाँ पे अपनी हेल्प भी नहीं मांग सकता था और स्मिथ जोर जोर से चिल्ला के वहाँ पे मदद बुला लेती है। मॉरिन आके विल के पास बैठती है और उसे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें रोबोट के पास में नहीं जाना है और ये तुम्हारा रोबोट नहीं है तो फिर तुम क्यों गए। तब विल कहता है कि ये जो भी रोबोट हो लेकिन ये प्रॉब्लम के अंदर है और शायद इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। मॉरिन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा रोबोट से अटैचमेंट है, लेकिन ये तुम्हारा रोबोट नहीं है। विल कहता है कि मेरा रोबोट जरूर आस पास में ही है और वो मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम अल्फा सेंटोरी चले जाएं और वो पीछे ही रह जाए। इसी के साथ सीन यहाँ बेन एडलर पे शिफ्ट होता है, जहाँ हम बेन एडलर की पूरी बॉडी को इंजर्ड देखते हैं और ये निशान वो थे जो कि रोबोट जब अटैक करते हैं। गाइज, यही निशान एंजेला की बॉडी पे भी फर्स्ट टाइम देखे गए थे और इसी के साथ जब विल के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके ऊपर भी एक ही निशान बना था, लेकिन बेन एडलर की पूरी बॉडी पे ये निशान है। यानी कि बेन एडलर ने जब स्कैरक्रो को यूज करने की कोशिश करी या उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी तो उसको भी कई चीजों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ अब मॉरिन भी विल की बात मान चुकी थी और वो कहती है कि अगर तुम्हें उस रोबोट की मदद करनी है तो ठीक है, हम लोग साथ में जाएंगे। मॉरिन अपने साथ में विल को लेके जाती है और वो भी उस इंजन रूम के अंदर जो कि स्कैरक्रो ने अब खुद बना लिया था। ये इंजन विल ने भी देखा था एलियन स्पेसशिप के अंदर। विल यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे स्कैरक्रो के साथ में उसका खुद का रोबोट भी था, क्योंकि यहाँ पे फाइट के निशान बहुत इजीली दिख रहे थे। विल यहाँ पे एक जगह पे रोबोट का हाथ देखता है और जैसे ही वो उस जगह को टच करता है तो एक बार फिर से विल अपने पुराने रोबोट से कनेक्ट हो जाता है और उसे कई सारी मेमोरीज दिखाई देने लगती है। ये सारी मेमोरीज उस प्लैनेट की थी जहाँ पर अभी रेजुलेट के सारे लोगों को रोका गया है। इसी के साथ में इस रोबोट को भी पता चल जाता है कि विल आस पास में है और ये वापस से टेलीपोर्ट होके रेजुलेट में पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जो रोबोट विल को बचाते हुए स्कैरक्रो की फाइट के अंदर स्पेस में रह गया था, उस रोबोट की होप आज तक भी विल ने नहीं छोड़ी थी। विल को लगा था कि वो रोबोट आज भी उसे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। विल का ये इंतजार तब खत्म हुआ जब उसका रोबोट से एक बार फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। गाइस, ये पूरा एपिसोड जूडी और जॉन को डेडिकेट किया गया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम छोटी सी जूडी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के अंदर अपने फेवरेट हीरो के ऊपर स्पीच दे रही थी। जॉन ने हमेशा से जूडी को एक्सेप्ट किया था। जॉन जूडी के फादर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसे पेनी से ज्यादा प्यार करते थे। स्कूल की स्पीच के अंदर जूडी ने अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ में जॉन के बारे में भी कहा था। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम में जॉन दिखाया जाता है, जिसके एक मेंबर को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जॉन जब यहाँ की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था तो वो सीढ़ियां भी मेटल की थी। पैरासाइट्स के कारण बुरी तरीके से टूट जाती है और जॉन आके सीधा नीचे गिरता है। नीचे एक वायर था जो कि जॉन के आर पार निकल जाता है। जूडी इस टाइम पे दूसरे लेबर को रेस्क्यू करके कैंप तक ले आई थी और यहाँ पे सीनियर डॉक्टर को उस समय जूडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जूडी ही थी जो कि उस लेबर को सही कंडीशन में वहाँ तक पहुँचा पाई। डॉन वेस्ट और उसकी सीनियर एक ये चीज भी एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो पैरासाइट है वो मेटल को रेत के अंदर बदल तो रहे हैं, इसी के साथ में ये स्प्रेड भी हो रहे हैं। यानी कि अगर ये किसी भी चीज के ऊपर लग जाए तो ये और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। गलती से अगर ये रेजुलेट तक पहुंच गया तो रेजुलेट का हाल बहुत बुरा हो सकता है। जॉन जूडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि आखिर जूडी कितनी देर में यहाँ पे पहुंच सकती है। तब जूडी पूछती है कि आपकी अभी क्या हालत है, आपका कितना ब्लड बह चुका है, आपका बीपी कितना है, आपकी पल्स रेट कितनी है। जब ये सारी बात जॉन बता देता है तो जूडी अपने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके कहती है कि आप बस वहीं पे इंतजार करिए, मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचती हूँ। अभी तक आपका कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ है और कुछ प्रॉब्लम होने से पहले ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। अब
जब इस प्लेनेट के अंदर काफी सारे लोग अटक गए थे क्योंकि कोई भी जुपिटर रेजुलेट तक नहीं जा सकता था और इसी के साथ में चैरिट भी धीरे धीरे करके खराब होने लगे थे, तो विक्टर यहाँ पे जूडी को पहले ही समझा देता है कि हमारे पास बहुत कम चैरिट है, ऊपर से अगर तुम ये चैरिट लेके भी जाओगी तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा, पैरासाइट के कारण इसके मेटल इंजन खराब हो जाएंगे। लेकिन जूडी विक्टर को समझाती है कि अभी मेरे फादर को मेरी जरूरत है और मुझे उस लोकेशन पे जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मॉरिन यहाँ पे पैनी को बताती है कि कैसे विल को उसका रोबोट मिल गया है, लेकिन वो रोबोट इस रेजुलेट पे नहीं होके बल्कि उस प्लेनेट पे है, जहाँ पे उस रोबोट को ढूंढने के लिए मॉरिन अपने साथ में विल को लेके जाने वाली है। मॉरिन, विल और बैन तैयार होकर एक रेजुलेट में बैठ चुके थे और नियर बाय प्लेनेट के लिए निकल चुके थे। बैन जब यहाँ पे विल के बारे में बात करता है कि आखिर विल ऐसा कैसे कर पाया कि वो एक रोबोट से कनेक्ट हो गया, तो मॉरिन कहती है कि विल एक स्पेशल बच्चा है, उसके अंदर की अच्छाई उसे यहाँ तक लेकर आई है और उसके स्पेशल होने के कारण ही आज वो एक रोबोट से भी कनेक्ट हो गया है। पैनी अपने क्लासरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे कर्नल बहुत बुरी हालत में मिलते हैं और पैनी को पता था कि कर्नल के साथ में स्मिथ थी। यहाँ दूसरी तरफ अब डॉक्टर स्मिथ को क्लीन चिट दे दी गई थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले और अब एज अ थेरेपिस्ट डॉक्टर स्मिथ को खुद का एक पर्सनल कैबिन में मिल गया। स्मिथ यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे किसी का कोई बुरा नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ और मैं सबका साथ देना चाहती हूँ, बल्कि अंदर से स्मिथ इस चीज की अपोजिट थी। पैनी जब आके यहाँ पे स्मिथ से पूछती है कि आपने कर्नल के साथ में क्या किया, तो स्मिथ कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस वो थोड़ा सा पैरालाइज हो गया है। तब स्मिथ कहती है कि ये बात बाहर आके ही रहेगी कि कर्नल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपके कारण हुआ है। तो स्मिथ कहती है कि जाओ और जाके पता लगा लो। दूसरी तरफ जूडी यहाँ पे चैरिट को लेके फुल स्पीड से निकल रही थी, लेकिन जैसा कि विक्टर ने बताया था कि ये चैरिट कहीं पे भी बीच रास्ते में धोखा दे सकता है और चैरिट के सारे पार्ट जो कि मेटल के बने वो एक टाइम के बाद जाके टूट जाते हैं। चैरिट का एक्सीडेंट होने से पहले जूडी वहाँ से बाहर निकल जाती है और जॉन से बात करने लगती है कि अभी आप कहाँ पर हैं, और जॉन से बात करने लगती है कि चैरिट इस टाइम पे खराब हो गया है। सीन यहाँ पे फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे जूडी पहली बार साइकिल चलाना सीख रही थी और वो जॉन को कहती है कि आप बस मेरा साथ मत छोड़िएगा। जूडी को साइकिल चलाने से ज्यादा रनिंग करना पसंद था, लेकिन जॉन ने जूडी का साथ कभी भी नहीं छोड़ा और उसे हर एक छोटी छोटी चीज भी सिखाई गई। जूडी यहाँ पे जॉन को कहती है कि आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, मैं आप तक जल्द पहुँच जाऊंगी। और यहाँ पे जल्द पहुँचने का मतलब था प्रॉपर 2 घंटे, क्योंकि जूडी से जॉन की दूरी 25 किलोमीटर की थी। ये एक अच्छी बात थी कि जूडी रनिंग के अंदर एक नेशनल चैंपियन रह चुकी थी, इसी के कारण वो जॉन तक जल्दी पहुंच जाएगी और जूडी चैरिट को वहीं छोड़ के वहाँ से पैदल भागने लगती है। दूसरी तरफ पैनी डॉक्टर स्मिथ का पीछा कर रही थी और उसे पता चलता है कि स्मिथ ने अभी अभी ट्रैश कंटेनर के अंदर एक पॉलिथीन फेंकी है। पैनी को लगता है कि उसके अंदर जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज उसे मिल सकती है स्मिथ के खिलाफ। पैनी यहाँ पे क्लासरूम में पहुंचती है और यहाँ पे किसी साइंस प्रोजेक्ट के बाद में उसे किसी पार्टनर को चुनना था और वो वहाँ पे विजय का नाम ले लेती है। विजय को अपने पास बैठाने के बाद वो सब कुछ बताती है कि कैसे उसे डॉक्टर स्मिथ के ऊपर शक है और वो सबको बताना चाहती है कि डॉक्टर स्मिथ के कारण एक कर्नल को चोट पहुंची है और डॉक्टर स्मिथ भी किसी नकली आइडेंटिटी को लेके जी रही है। पैनी यहाँ पे विजय को बताती है कि कैसे स्मिथ ने एक बैग को ट्रैश के अंदर फेंका है और जरूर उसे वहाँ पे कुछ मिल सकता, लेकिन विजय यहाँ पे पैनी की हेल्प करने से पहले मना करता है। लेकिन पैनी कहती है कि मैंने तुम्हें उस प्लेनेट के ऊपर उस केव के अंदर बचाया था, तो शायद अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ जॉन की यहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब होती जा रही थी। अब यहाँ पे जॉन को एक पास्ट का सीन याद आता है। ये वो टाइम था जब जूडी नई नई रनिंग करना सीखी थी और वो इतना ज्यादा रन करती थी कि वो जॉन को भी पीछे छोड़ देती थी। जूडी काफी आगे तक पहुंच गई थी, लेकिन तब जॉन कहता है कि अब उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, शायद जूडी को आने में कहीं देरी ना हो जाए। तब जूडी यहाँ पे फैंस को देखती है जो कि रेड हो रखे थे, लेकिन जूडी का ध्यान फैंस पे पड़ता ही नहीं है। जूडी असल के अंदर एक शॉर्टकट लेके जाती है और अब भी 8 किलोमीटर बाकी थे। फैंस के अंदर रहने पे वो सेफ रह सकती थी, लेकिन फैंस के बाहर जाते उसे कई चीजें मिल सकती थी। अब जैसा कि ये अननोन प्लेनेट कई नए नए क्रीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, तो यहाँ पर भी जूडी को कोई अननोन क्रीचर मिल सकता था, लेकिन जूडी ने इस फैक्टर को दूर रख के एक शॉर्टकट लिया। यहाँ पैनी विजय के साथ में आती है क्योंकि विजय के पास में विक्टर के कई सारे ऐसे कोड्स थे जिसके कारण वो रेजुलेट के किसी भी हिस्से में एंटर कर सकते थे। उसी कोड की मदद से वो एक ट्रैश कॉर्नर को भी ओपन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे इतने ज्यादा बैग्स थे कि उसके अंदर स्मिथ का कौन सा बैग है ये ढूंढने के लिए इन्हें नीचे उतरना पड़ेगा। पैनी तो नीचे उतर गई थी, लेकिन विजय नीचे उतरने से मना कर देता है और तब पैनी उसे नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ जूडी यहाँ पे इस प्लेनेट पे किसी भी रास्ते से बस भाग रही थी और तभी उसे जोर जोर से आवाजें आने लगती है। ये आवाजें और किसी की नहीं, डायनासोर जैसे दिखने वाले प्रीडेटोर से जूडी का सामना होता है। ये सारे बिना हाथ वाले डायनासोर्स जूडी का पीछा करने लगते हैं। जूडी उस समय किसी तरीके से एक पतली सी दरार के अंदर बैठ जाती है जहाँ पे ये डायनासोर जूडी तक नहीं पहुँच पाते और एक बार फिर से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे जूडी इस बार रोड ट्रिप पे जाने वाली थी, वो भी अकेली। जॉन उसे कैंपिंग के कई सारे रूल्स बताता है कि कैसे वो कैंपिंग इजीली कर पाएगी। जूडी को वो सारी बातें याद थी और अब जूडी इन्हीं चीजों को याद करते हुए बिना रुके बड़े बड़े पत्थरों पे जंप करती हुई सीधा क्लिफ की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। यहाँ पे विजय को टाइम मिलता है पैनी से अकेले में बात करने का। इसी
कारण वो जगह को इग्नोर करते हुए पैनी को कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी थी जिसके अंदर तुमने मेरा मेंशन किया था। तब यहाँ पे विजय और पैनी को पता चलता है कि ये शायद इन दोनों का पहला रिलेशन था। इसी के साथ में पैनी को स्मिथ का फेंका हुआ वो ब्लू बैग भी मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब इस ट्रैश बैग को स्पेस के अंदर खोला जाने वाला था और ये ट्रैश हमेशा हमेशा के लिए स्पेस के अंदर चला जाता, यानी कि विजय और पैनी भी मरने वाले थे। इतने बड़े बड़े वॉल नजदीक आने लगे थे। पैनी यहाँ से भागने वाली थी लेकिन तभी उसका पैर अटक जाता है। विजय उसे निकालने की बजाय वहाँ से भाग जाता है ऊपर की तरफ। पैनी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो इन बड़े बड़े वॉल्स के बीच में दबके मरने वाली थी। इतनी ही देर के अंदर वो पास आती हुई वॉल्स रुक जाती है। असल के अंदर विजय ऊपर गया था इस मशीन को रोकने के लिए। विजय वापस नीचे आता है और पैनी को वहाँ से बाहर निकालता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें इसी हालत में छोड़ देता, बल्कि मैं तो इस मशीन को बंद करने के लिए गया था। हम यहाँ पे बैन और मॉरिन को देखते हैं। असल के अंदर बैन को ये बात पता चल गई थी कि मॉरिन को विल ने किसी इलीगल चीज से पास आउट करवाया था। विल एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ था अल्फा सेंटोरी जाने के लिए, लेकिन मॉरिन ने यहाँ पे किसी न किसी चीज का ऐसा इस्तेमाल किया जिससे कि वो विल को पास आउट करा सके और ये बात अब बैन को भी पता थी। यहाँ पे सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे जूडी भाग रही थी, लेकिन इस टाइम पे जूडी का जॉन के साथ में रिलेशन ठीक नहीं था। जॉन अभी नेवी ज्वाइन कर चुका था और उसे कई बार बाहर रहना पड़ता था घर से। ये वो टाइम था जब शायद सारी फैमिली अल्फा सेंटोरी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जॉन उस समय अपनी फैमिली के साथ नहीं था। तब जूडी कहती है कि मैं सबको संभाल सकती हूँ, आप अगर नहीं भी रहेंगे तो मैं पीछे से सबको देख लूंगी। ना जूडी ऐसा चाहती थी ना जॉन ऐसा चाहता था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अब जूडी को ये फैसला लेना पड़ता है। जॉन मना कर देता है कि जूडी अब तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेरा ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका है, पल्स रेट भी बढ़ती जा रही है और बीपी भी कंट्रोल में नहीं है, शायद मैं तुम्हारे आने तक नहीं बच पाऊंगा। तब जूडी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, अगर आप मर जाएंगे तो मॉम अपना पूरा ध्यान काम में लगा देगी, विल के पास कोई होप ही नहीं रहेगी और पैनी भी खुद का ध्यान नहीं रख सकती है, यानी कि एक बार फिर से मुझे फैमिली को संभालना पड़ेगा और आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपको जो ठीक लगे आप बस वैसा ही करिए। जॉन के सामने सारी चीजें फ्लैशबैक के अंदर आने लगती है। जूडी के साथ जितना भी टाइम उसने बिताया था, इतनी ही देर के अंदर जूडी साइड पे पहुंच जाती है और पाइप की मदद से सारे इंजेक्शंस को नीचे भेजती है। जूडी जब यहाँ पे जॉन को आवाज देके बताने लगती है कि आपको कौन कौन से इंजेक्शंस इंजेक्ट करने हैं, तो जॉन का रिप्लाई कुछ भी नहीं आता। तब एकदम से ड्रिलिंग बंद हो जाती है। दूसरी तरफ से जो जॉन को निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम चल रहा था, वो जॉन की आवाज नहीं आने पे रोक दिया जाता है काम। काफी देर बाद में जूडी को आवाज आती है कि जॉन अब ठीक है और ड्रिलिंग को स्टार्ट करने के बाद में जॉन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम पैनी को देखते हैं जिसे वो पीसेस मिल गए थे जो कि स्मिथ के ट्रैश बैग में थे, लेकिन उसमें सिर्फ यही लिखा था कि पैनी उसके काम से दूर रहे, यानी कि पैनी स्मिथ के एक गलत ट्रैप के अंदर फंस गई थी और बेचारी को कचरे में और जाना पड़ा। स्मिथ आके यहाँ पे इनके टीचर जैक्सन से भी मिलती है और कहती है कि मुझे बच्चों से कुछ बात करनी है, मैं इनकी फैमिली थेरेपिस्ट हूँ। स्मिथ आके पैनी को कहती है कि कैसा लगा तुम्हें, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और अगर तुम्हें कुछ बताना ही है तो उसके लिए तुम्हें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ऐसी चीजों से कुछ नहीं होने वाला और अब तो मेरे खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है। यहाँ पे स्मिथ, पैनी और विजय अपने क्लासरूम से कुछ दूर आगे निकले ही थे कि वहाँ पे एक पूरी तरीके से फ्लोर टूट चुका था और वो फ्लोर पैरासाइट्स के कारण एक बहुत बड़ा होल कर देता है रेजुलेट के अंदर। यहाँ वापस से सीन बैन और मॉरिन के ऊपर शिफ्ट होता है। अब जब मॉरिन को पता था कि बैन एक ऐसा इंसान है जिसे शायद वो चीज नहीं पता होनी चाहिए थी जो उसे पता है, तो आगे जाके वो मॉरिन को किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। और इन्हीं बातों के अंदर ये लोग उस अननोन प्लेनेट पे पहुंच चुके थे जहाँ पे ये लोग रोबोट को ढूंढने के लिए आए थे। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पैनी, विजय, इनके सर और जून एक साथ में एक जगह पे फंस गए थे क्योंकि इनके रेजुलेट के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो गया था पैरासाइट के कारण। इसी के साथ में बैन, मॉरिन और विल भी उस अननोन प्लेनेट पे पहुंच चुके थे जहाँ पे इन्हें लगा था कि शायद इन्हें रोबोट मिल सकता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर रेजुलेट के अंदर ये इतना बड़ा होल कैसे हुआ था। डॉन वेस्ट की एक पूरी टीम जो कि उस अननोन प्लेनेट से अब रेजुलेट तक पहुंच गई थी, इन सारे लोगों को सैनिटाइज करके रेजुलेट में आगे आगे जुपिटर में भेजा जा रहा था, जहाँ पर एक लेबर जो कि पहले भी इंजर्ड हुआ था वो अभी वापस से गिर जाता है और उसके पैर टूटने के कारण उसमें से निकला हुआ ब्लड रेजुलेट के फ्लोर पे गिरता है और वापस से 12 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कि उस ब्लड के अंदर पैरासाइट्स थे, ऐसे पैरासाइट्स जो कि मेटल को भी पिघला सकते हैं और इसी कारण रेजुलेट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब जब रेजुलेट का कोई हिस्सा डैमेज है तो इमरजेंसी के कारण सारे डोर्स को बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ हम मॉरिन को देखते हैं जो कि अब बैन एडलर और विल के साथ में उस अननोन प्लेनेट पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे अब चैरेट तो आ नहीं सकता था, इसी के कारण इन्हें हॉर्स प्रोवाइड कराए गए। इसी के साथ हम जॉन को भी देखते हैं जिसे जूडी रेस्क्यू करके अब ले आई थी और अब तो जॉन की तबीयत काफी ठीक थी। मॉरिन बताती है कि कैसे वो अपनी ग्रैंडमा के घर में जब रहती थी तो वो एक विलेज था, इसी के कारण मॉरिन को हॉर्स वगैरह सब
बहुत पसंद है, वो उन्हीं के बीच में पली बड़ी है। यहाँ पे पेनी को लग रहा था कि शायद रेजुलेट वाले उनकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन जून हमेशा की तरह नेगेटिविटी फैला रही थी कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो उस हिस्से को काट के अलग कर दिया जाता है, ना कि उस हिस्से को बचाया जाता है। जून बस बैठ के यही सोच रही थी कि कैसे वो इस जगह से बाहर निकल सकती है। इतनी ही देर के अंदर हम डॉन वेस्ट को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि पेनी एक ऐसी जगह पे बंद है जिस हिस्से के आसपास पैरासाइट से वो जगह इन्फेक्टेड हो रखी है। दूसरी तरफ प्लेनेट के ऊपर अभी भी इन लोगों को रोबोट नहीं मिला था और शाम होने के कारण इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को आज की रात पे यही कैंपेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे कैंप लगा हुआ था वो इस जगह से काफी दूर थी। रात में सफर करने से अच्छा होगा कि ये लोग यहीं पे रुक जाए। इसी कारण ये हर जगह फेंस लगाने लगते हैं। ये इतनी पावरफुल चीज थी कि अगर इस सर्कल के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने आप ही जल के मर जाएगा। विल को पूरी होप थी कि इस प्लेनेट पे उसे अपना रोबोट मिल जाएगा। पैनिक के साथ में बाकी सारे लोग अब परेशान होने लगे थे कि क्या उनके कोई मदद के लिए आने वाला भी है या नहीं आने वाला है, जबकि पैरासाइट रेजुलेट के कई सारे हिस्सों के अंदर फैलता ही जा रहा था। यहाँ पे कैप्टन को पता चलता है कि रेजुलेट का वो हिस्सा जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है, अगर वही पैरासाइट लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक आ गए तो शायद ये रेजुलेट आगे उड़ने तक के लिए क्या कुछ देर के लिए सर्वाइव करने के लिए भी नहीं बचेगा। अगर सब कुछ सर्वाइव करना है तो उस हिस्से को काट के अलग करना पड़ेगा, जो कि हालांकि रेजुलेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जून को पता था कि रॉबिन्सन्स हमेशा किसी न किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसी कारण वो पेनी को कहती है कि तुम तो रॉबिन्सन्स हो, अगर यहाँ पे मॉरिन होती तो सोचो तुम क्या कर सकते हो। लेकिन पेनी कहती है कि मैं मॉम नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। इतनी देर के अंदर डॉन वेस्ट जब एक रास्ते से जा रहा था तो उसे एक आइडिया आता है और उसी टाइम पे वो पेनी की लोकेशन भी देखता है। यहाँ पे अब काफी सारे मैकेनिक्स थे जो कि डॉन वेस्ट की टीम के थे और इन सब लोगों को पता था कि रेजुलेट के उस हिस्से को खाली कराया जा रहा है, उस हिस्से के अंदर किसी को भी नहीं भेजा जाएगा। तब डॉन वेस्ट को पता चलता है कि अगर उस हिस्से के अंदर पेनी है और अगर उसे रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि पेनी के साथ में जितने भी लोग हैं वो सारे स्पेस के अंदर मर जाएंगे। दूसरी तरफ वो पेनी सोचने लगती है कि अगर उसकी मॉम मॉरिन यहाँ पे होती तो आखिर ये लोग क्या करते। यहाँ पे कोई भी एयर डक्ट नहीं था जिसकी मदद से ये लोग निकल सकते थे। तब पेनी कहती है कि हम लोगों को कोई ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी जो कि हमारे आसपास है और उससे हम बच भी सकते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इतनी ही देर के अंदर डॉन वेस्ट का कॉल पेनी के पास आता है और वो पेनी से पूछता है कि तुम्हारे आसपास तुम्हें क्या चीज दिखाई दे रही है, क्लासरूम के अंदर अभी तुम्हारे सामने क्या क्या चीज है। तब पेनी बताती है कि हम लोग साइंस क्लास के अंदर थे, इसी कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो कि फ्रीजर कंटेनर है। अब डॉन वेस्ट को पता चल चुका था कि वो पेनी की मदद कैसे कर सकता है। इसी के कारण वो कैप्टन के पास जाता है और उसे बताता है कि अगर आप रेजुलेट के उस हिस्से को उड़ाने वाले हैं तो आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन सबको बचा लूंगा। कैप्टन को बिलीव नहीं था कि आखिर डॉन वेस्ट ऐसा कैसा कर पाएगा। तब डॉन वेस्ट अपने स्मगलिंग के बारे में बताता है कि डॉन वेस्ट एयर कंटेनर के अंदर काफी सारी चीजों को रख के उसे रेजुलेट से बाहर निकाल देता था और खुद के जुपिटर से उसे वापस से अंदर ले आता था। यानी कि यही चीज वो इंसानों के साथ करने वाला है। 10 सेकंड की ऑक्सीजन उस कंटेनर के अंदर रहेगी और इतनी देर के अंदर डॉन वेस्ट एक जुपिटर लेकर जाएगा और इन सबको बचा लेगा। कैप्टन के पास ज्यादा टाइम नहीं था और ना ही वो इस चीज की परमिशन देती है, लेकिन डॉन वेस्ट कैसे भी करके कैप्टन को समझा देता है कि वो ये काम कैसे करेगा। इसी के साथ पास वाले प्लेनेट पे अब अंधेरा हो चुका था, लेकिन इनके आसपास में जितने भी फिन्स थे वो ग्रीन की बजाय रेड होने लगे थे और कुछ ही देर के अंदर इन्हें अपने आंखों के सामने कुछ चमकती हुई सी लाइट दिखाई देती है। गाइस, ये वही प्रीडेटर वाले क्रीचर थे, वही डायनासोर थे जो कि जूडी के पीछे भी पड़े थे। ये क्रीचर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जा रहे थे और डायनासोर अब इन्हें दिखने लगे थे। इन लोगों को पहले लगा था कि ये फेंस के कारण बच सकते हैं, लेकिन अपने आप ही कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन होने लगा जिससे कि वो सारे फैंस बंद होने लगे थे। अब अगर फैंस बंद होंगे तो ये डायनासोर अटैक कर देंगे और इन डायनासोर को भी पता था कि अगर ये आगे जाएंगे तो जल जाएंगे। इसी कारण वो डायनासोर बस वेट कर रहे थे कि जैसे ये फैंस बंद होंगे तो वो इन इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे। एक टाइम ऐसा आता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो डायनासोर अटैक करने ही वाले थे कि तभी पीछे से इनका रोबोट आ जाता है जो कि अपने अंदर से निकलने वाली पावर से उन सारे डायनासोर्स को दूर भगा देता है। इतनी ही देर के अंदर विल को अपना रोबोट मिल चुका था और विल जाके सीधा उस रोबोट से गले लग जाता है। आखिर इतने टाइम बाद जब विल को अपना रोबोट मिला था तो वो रोबोट विल को अपने साथ जाने के लिए कहता है। मॉरिन उस रोबोट पे बहुत बिलीव करती थी, इसी कारण वो विल को जाने से भी नहीं रोकती। जब पेनी और विजय उस कंटेनर को खाली करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस कंटेनर के अंदर जाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जून जैसा कि लोगों को हमेशा मैनिपुलेट करती है, तो वो साइंस टीचर को भी पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर चुकी थी कि वो टीचर इन तीनों के कारण अपनी जान को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उस टीचर को तो पता ही नहीं था कि जून ने कब उसे इन्फ्लुएंस किया इसी जगह पे रुकने के लिए, यानी कि अगर रेजुलेट को ब्लास्ट किया गया या रेजुलेट के इस हिस्से को अलग किया गया तो ये आदमी यहीं रह जाएगा। पेनी तब कहती है कि अगर हम जाएंगे तो चारों साथ जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। जून साइड में लेके जाती है पेनी को और कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो चुपचाप यहाँ से चलो, तुम्हें अगर नहीं जाने का शौक है तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो। इसी के साथ में पेनी को डॉन वेस्ट का कॉल आता है और डॉन वेस्ट कहता है कि तुम्हारे पास में बहुत कम टाइम है। तब
पेनी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि इस कंटेनर के अंदर सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। पेनी को ये भी डर लग रहा था कि स्पेस में जाने के बाद इतनी ज्यादा ठंड होगी कि शायद ये मर भी सकते हैं, लेकिन डॉन वेस्ट पेनी को बताता है कि तुम्हारे जमने से पहले मैं तुम लोगों को बाहर निकाल लूंगा। इसी के साथ में अब इन लोगों के पास में डिसीजन लेने के लिए बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि रेजोल्यूट के इस हिस्से को अगले कुछ सेकंड्स के अंदर अलग कर दिया जाना था। इतनी ही देर के अंदर विजय और पेनी को पता चलता है कि उस कंटेनर के अंदर नीचे एक ऐसा स्पेस है जिसपे जाली लगी हुई थी, और अगर उस जाली को हटाया जाएगा तो नीचे एक इंसान और आ सकता है। इसका मतलब है कि ये चारों एक बार में जा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को ये लोग उस कंटेनर के ऊपर लगाते हैं। डॉन वेस्ट एक जुपिटर में पहुंच चुका था और इन लोगों को सारे कमांड्स मिल गए थे कि जैसे ही रेजोल्यूट का वो हिस्सा अलग होगा तो रेजोल्यूट जाके उस कंटेनर को जुपिटर के अंदर ले लेगा। साइंस टीचर अभी तक बाहर खड़े थे। तब यहाँ पे पेनी जून को कहने लगती है कि तुम एक थेरेपिस्ट हो ना, और तुम चाहती थी कि तुम हमेशा से हमारे फैमिली का मेंबर बनो, और तुम यही चाहती हो कि तुम हमेशा अच्छी बनो, तो आज यही मौका है कि तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। अब जून को ना चाहते हुए भी पेनी को प्रूफ करने के लिए कि वो एक अच्छी इंसान है, उसे साइंस टीचर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। और ये साइंस टीचर इन्फ्लुएंस होने के बाद में जून की बात मानता है और उसी कंटेनर के अंदर बैठ जाता है। जून ने साइंस टीचर को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया था, और तब हमें पता चलता है कि जून में तो कई सारे टैलेंट है। अगले 20 सेकंड के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होने वाला था। इसी कारण ये चारों कैसे तैसे करके उस कंटेनर के अंदर बैठ जाते हैं, और तभी रेजोल्यूट के उस हिस्से को ब्लास्ट के साथ में उड़ा दिया जाता है। वो कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ 10 सेकंड की ऑक्सीजन थी, और स्पेस में इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो स्पेस में घूम रहा था। अब तक भी जुपिटर इस कंटेनर को अंदर नहीं ले पाया था। 10 सेकंड के साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे फ्रीजिंग और टेम्परेचर दोनों बढ़ते जा रहे थे। कंटेनर के अंदर जितने भी लोग थे वो बुरी तरीके से फ्रीज हो चुके थे, और एक मोमेंट के बाद जब इन लोगों की सांस रुकने ही वाली थी कि तभी डॉन वेस्ट वहां पहुंच जाता है और इन सबको बाहर निकाल लेता है। कैप्टन को भी बिलीव हो जाता है कि डॉन वेस्ट ने जैसा कहा उसने वो पूरा करके दिखाया। यहाँ हम उस रोबोट को देखते हैं जो कि विल को अपने साथ में केव के अंदर लेकर आया था। इस केव के अंदर वॉल के ऊपर कई सारे पिक्चर्स बने हुए थे। विल उन चीजों को देख के समझ रहा था कि आखिर ये चीजें क्या है, और तब विल को समझ में आता है कि ये रोबोट भले ही उससे दूर था, लेकिन ये वो सारी चीजें देख रहा था जो कि विल के साथ हुई थी। लेकिन विल नहीं जान पा रहा था कि रोबोट कहाँ है, लेकिन रोबोट को वो सब कुछ पता है जो कि विल ने इतने टाइम में देखा था। इसी चीज को कनेक्टिविटी कहते हैं। रोबोट यहाँ पे विल को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर होने के बावजूद भी विल नहीं समझ पा रहा था। वो रोबोट एकदम से गुस्से में आ जाता है, और तब विल वहाँ पे रोबोट की बॉडी के ऊपर देखता है कि ये उसका रोबोट है ही नहीं बल्कि कोई दूसरा रोबोट है। इसी कारण वो खुद की मॉम मॉरिन और बेन एडलर को कहता है कि हम रोबोट से मिलने के लिए बाद में आएंगे, हम लोगों को शायद अभी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इतनी ही देर के अंदर ये रोबोट ब्लू से पूरी तरीके से रेड हो चुका था, जैसा कि इसकी फेस लाइट हमेशा शो करती है कि ये अभी किस तरीके से रह रहा है। ये रोबोट उन बुरे एलियंस के जैसा बन जाता है जिससे कि अब तक सब लोग डरा करते थे। बेन एडलर पहले ही भाग चुका था। ये रोबोट मॉरिन और विल के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि इतनी देर के अंदर बेन एडलर आके इस रोबोट को बुरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है। उसके ऊपर इतनी ज्यादा पावर्स आती है कि वो रोबोट एक ही बार में मर जाता है। मॉरिन को ये नहीं समझ में आया था कि आखिर बेन एडलर ये इतनी बड़ी मशीन अपने साथ में क्यों लेकर आया था। क्या उसे विल के रोबोट पे बिलीव नहीं था, या वो खुद की सिक्योरिटी के लिए लाया था, या फिर वो विल के रोबोट को मारने के लिए लाया था। यहाँ दूसरी तरफ जो लोग स्पेस से बाहर निकल के आए थे उन सबको ब्लैंकेट दिया गया था, और डॉन वेस्ट यहाँ पे खुद की बड़ाई कर रहा था कि कैसे खुद के आइडिया से आज वो इन सब लोगों को बचा सका है। पेनी को भी पता चल जाता है कि डॉन वेस्ट को यह आइडिया इसलिए आया था क्योंकि वो एक स्मगलर था। अब जैसा कि उसने कैप्टन से वादा किया था कि इन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद को जेल भी भिजवा देगा, इसी कारण कुछ ऑफिसर्स आके डॉन वेस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ मॉरिन, बेन और विल एक साथ में बैठे थे। तब विल काफी ज्यादा परेशान था। विल आगे जाके कुछ देखने के लिए जाता है, तभी एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो सीधा नीचे आके गिरता है, और सीधा जब वो नीचे गिरता है तो वो एक और रोबोट की गोद में गिरता है, और ये रोबोट गाइस विल का ही रोबोट था जो कि विल का दोस्त था और वो विल रॉबिन्सन से कनेक्टेड था। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मॉरिन, विल और बेन एडलर जिस रोबोट को ढूंढने के लिए आए थे उनकी मुलाकात किसी दूसरे रोबोट से होती है, लेकिन आखिर के अंदर विल को अपना रोबोट मिल जाता है। साथ ही में पेनी जो कि स्पेस में से जाके आई थी वो भी अपने फादर जॉन और अपनी बहन जूडी को मिल गई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पे विल वापस आके जब उस केव को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जितने भी डायग्राम बनाए गए हैं वो उसके खुद के रोबोट ने बनाए हैं, बल्कि वो जो दूसरा वाला रोबोट है वो बस चाहता था कि विल इस जगह पे आके ट्रैप हो जाए। असल के अंदर जो विल वाला रोबोट है वो ही विल से कनेक्टेड था, और उसी को पता चल रहा था कि विल इस टाइम पे क्या कर रहा है। विल इस रोबोट से पूछने की कोशिश करता है कि जब तुमने मुझे बताया था डेंजर, तो उस समय तुम मुझे क्या बताना चाहते थे, उस प्लेनेट पे आखिर ऐसा क्या था, हम लोग उस प्लेनेट पे भी जाकर आए। इसी के साथ में मॉरिन यहाँ पे ये सोच रही थी कि आखिर बेन एडलर ने उस रोबोट को क्यों मारा और उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट आए कहाँ से। बेन एडलर
टेलर उस मरे हुए रोबोट की बॉडी को इकट्ठा करता है और उसके बाद में ये लोग आगे निकलते हैं। इसी के साथ में हम जॉन को देखते हैं जो कि रेजुलेट पे पहुंच चुका था। सभी को रेजुलेट पे पता चला था कि कैसे जॉन उस प्लेनेट के ऊपर एक बड़े से वेल के अंदर गिर गया था और उसके बाद उसे बहुत चोट भी लगी है। जूडी अभी भी अपने फादर का इलाज करती है और उसी टाइम पैनी आके इन लोगों से मिलती है। यहाँ पे पैनी बताने लगती है कि कैसे वो स्पेस में उड़ रही थी और तभी वहाँ पे जूडी बताती है कि कैसे उसने उस प्लेनेट पे 25 किलोमीटर का रन किया सिर्फ और सिर्फ अपने फादर को बचाने के लिए। और उस समय जॉन क्या कह पाता, उसकी पूरी बॉडी के अंदर से तो एक सरिया आर पार हो रखा था, यानी कि सब एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आए थे। प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जॉन को पता था कि जितना भी पानी उस प्लेनेट से आया था उस पानी को डिकॉन्टिमिनेट करना था। इसी के कारण वो कैप्टन के पास पहुँचता है। अब उस पानी को भी अगर इन लोगों को डिकॉन्टिमिनेट करना है तो उसके लिए इन्हें अमोनिया चाहिए और रेजुलेट के अंदर अभी इतना प्रॉपर अमोनिया नहीं था। ऊपर से अभी तक इंजन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। जब जॉन यहाँ पे कैप्टन से बात करने के लिए आया था, इसी टाइम पे यहाँ कैप्टन को एक दूसरी ऑफिसर बताती है कि कोई ऐसा अननोन साउंड है जो कि हमारे रेजुलेट के बहुत आसपास से आ रहा है और अच्छा होगा कि आप खुद सुने। जॉन को उस जगह से बाहर भेज दिया जाता है और कैप्टन उस साउंड को खुद सुनती है, जिसके बारे में गाइस हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर वो साउंड कौन सा था और कहां से आ रहा था। सीन वापस से उस अननोन प्लेनेट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे बैन, मॉरिन और विल साथ में थे। बाहर आने के बाद में रोबोट ने पहली बार किसी एनिमल को देखा था जो कि एक हॉर्स था। विल उस हॉर्स से रोबोट की फ्रेंडशिप कराने के बारे में सोचता है। पहले तो रोबोट इस हॉर्स से डर जाता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि ये एक एनिमल है। यहाँ पे बैन को इस बात पे बिलीव ही नहीं होता कि कैसे विल इतने आसानी से उस रोबोट से कांटेक्ट कर पा रहा है, उससे बात कर पा रहा है और रोबोट भी उसकी बात बहुत आसानी से समझ रहा है। जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो रोबोट एक मिनट के लिए रुक जाता है क्योंकि उसे अपने ही जैसे दिखने वाले रोबोट की बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हुई दिखाई दी थी। अब इस टूटे हुए रोबोट को तो ये लोग शिप में नहीं लेके जा रहे थे, इसी कारण उस पे कपड़ा ढक दिया गया था। यहाँ अब डॉन वेस्ट को इस इल्जाम के अंदर बंद करके रखा गया था कि वो एक स्मगलर है। हालांकि उस टाइम पे डॉन वेस्ट अगर पैनी की जान नहीं बचाता तो शायद पैनी के साथ में जितने भी लोग थे वो स्पेस में घूम रहे होते। अब डॉन वेस्ट को एक जगह पे बिठा दिया गया था। तब यहाँ पे जॉन बात करने के लिए आता है कि मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसे जानने के लिए शायद मुझे कुछ रूल्स भी तोड़ने पड़े। लेकिन डॉन वेस्ट बताता है कि मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, अगर मैंने इसे छुआ भी या फिर जान करके खोलने की कोशिश करी तो सबको पता चल जाएगा और अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो शायद तुम्हें डॉक्टर स्मिथ से बात करनी चाहिए, जो कि अब प्रॉपर पूरी तरीके से डॉक्टर स्मिथ बन गई है। ना चाहते हुए भी जॉन को स्मिथ के पास आना पड़ता है क्योंकि स्मिथ ने असली वाले डॉक्टर स्मिथ की चिप अपने हाथ में लगा ली थी। अब स्मिथ को पता चलता है कि कैसे जॉन यहाँ पे उसे मदद मांगने के लिए आया है। स्मिथ पहले बहुत भाव खाती है और इसी के साथ में वो मॉरिन के बारे में भी उसे भड़काती है कि कैसे जब मॉरिन को जरूरत पड़ी थी तभी वो अपने हस्बैंड यानी कि जॉन के पास में आई थी। अगर मॉरिन को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती तो वो अपने बच्चों के साथ में अकेली अल्फा सेंटोरी चल जाती। लेकिन इन बातों से जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्मिथ को कहता है कि देखो मैं बहुत सीरियस हूँ, अगर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ती तो शायद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता और जितना टाइम तुम हमारे पास रही हो और हमने तुम्हारी जान बचाई है तो इस चीज का पे तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा कि जहाँ मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें वहाँ मुझे लेकर जाना होगा। दूसरी तरफ अननोन प्लेनेट पे विल यहाँ पे रोबोट को हॉर्स से दोस्ती करना सिखाता है और बताता है कि कैसे जो बेल्ट पहना रखा है हॉर्स को उसके मुंह के अंदर, उससे घोड़े को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन रोबोट को लगता है कि अगर घोड़े के मुंह के अंदर ये बेल्ट गया है तो जरूर उसे पेन हो रहा होगा, लेकिन घोड़े को नहीं पता कि ये शायद उसे ऑपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में मॉरिन और बैन आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि या तो इन्हें कोई जुपिटर मिल जाए या फिर कोई और चीज इनकी मदद के लिए आए। बैन बस हमेशा रोबोट और विल की दोस्ती के बारे में ही मॉरिन से पूछा करता था। मॉरिन जब लौट के आती है तो वो देखती है कि कैसे रोबोट ने घोड़े के मुंह से वो बेल्ट निकाल दिया है। तब विल समझाता है कि शायद रोबोट को लगा है कि घोड़े को दर्द हो रहा है इसलिए ऐसा उसने किया। तब मॉरिन कहती है कि इससे शायद घोड़े को और ज्यादा तकलीफ हो सकती है, अब इसे कंट्रोल करने में तुम्हें प्रॉब्लम भी होगी। रेजुलेट के अंदर जॉन अपने साथ में स्मिथ को ले आया था और अब स्मिथ के पास में ऐसे एक्सेस थे कि वो किसी भी रूम के अंदर एंटर कर सकती थी। यहाँ जूडी जब डॉन वेस्ट के पास में पहुंचती है तो वो अपने फादर के बारे में पूछती है कि आखिर इस समय मेरे फादर कहाँ पर है। तब डॉन वेस्ट को ये नहीं पता था कि जॉन ने मदद के लिए डॉक्टर स्मिथ को कहा है, क्योंकि जूडी को तो हमेशा से ही पता था कि स्मिथ ने कितने बुरे बुरे काम किए हैं, तो आखिर इनके फादर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि डॉक्टर स्मिथ से मदद लेनी पड़ी। यहाँ ये लोग इस अननोन प्लेनेट पे आगे जाते ही जा रहे थे जहाँ पे रोबोट अब विल के पीछे चलने के बजाय उसके आगे चलता है। ये बात कहीं ना कहीं मॉरिन को समझ में आ रही थी कि आखिर ये रोबोट ऐसा क्यों कर रहा है। तो विल कह रहा है कि 7 महीने में कई चेंजेस मुझ में आए हैं, तो हो सकता है कि कई सारे चेंजेस रोबोट में भी आए हैं, लेकिन वो बस हमेशा मेरी सेफ्टी चाहता है। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी देखते हैं। अगर हमारी प्लेनेट की बात करें तो ये बहुत बड़े बड़े बुल जैसे दिखने वाले एनिमल थे, लेकिन इस प्लेनेट की बात करें तो ये बुल जैसे दिखने वाले एनिमल भी काफी ज्यादा चेंज थे। इसी के साथ में अगर ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे डायनासोर वाले प्रीडेटर भी थे। रोबोट इन सारी चीजों को एक साथ नोटिस कर ही रहा था कि तभी विल को पता चलता है कि वो जिस हॉर्स के ऊपर बैठा है
है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। रोबोट उसी हॉर्स को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतनी ही देर के अंदर वो सारे बुल काफी तेजी से आगे भागते हैं। बैन, मॉरिन और विल तो साइड में खड़े हो जाते हैं और विल बार बार में रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था कि वहाँ से हटो, लेकिन रोबोट बात ही नहीं मान रहा था। ये शायद अब तक के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था जब रोबोट ने विल का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं माना। लेकिन जब सारी धूल हटती है तब इन्हें पता चलता है कि रोबोट बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है और उसने हॉर्स को भी बचा लिया है। यानी कि रोबोट को सिर्फ इंसानों से अटैचमेंट नहीं है बल्कि उसका अटैचमेंट एनिमल से भी है। ये बात बैन को तभी पता चली। यहाँ जूडी और पैनी दोनों को पता लगाना था कि आखिर उसके फादर को स्मिथ की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ यहाँ जॉन और स्मिथ दोनों बैठ के कंप्यूटर के अंदर उसी फ्रीक्वेंसी को सुनने की कोशिश करते हैं जिस समय जॉन कैप्टन से बात करने के लिए गया था। लेकिन यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारी आवाजें आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि यहाँ पे एक शिप नहीं है बल्कि कई और सारे शिप है। पहले इन्हें लगा था कि ये शिप जुपिटर है, लेकिन ये जुपिटर नहीं है बल्कि ये एलियन इंटेलिजेंस की शिप है जो कि इनके रेजुलेट से बहुत ज्यादा पास में है। ये बात अभी तक भी इन्होंने रेजुलेट के अंदर किसी को नहीं बताई है, लेकिन ये चीज जॉन को जल्द से जल्द मॉरिन को बतानी पड़ेगी। इसी के साथ सीन यहाँ पे बैन, मॉरिन और विल पे शिफ्ट होता है। मॉरिन को यहाँ पे लगने लगता है कि विल का घोड़ा बहुत ज्यादा धीरे चल रहा है और उसी टाइम पे विल का घोड़ा नीचे गिर जाता है और सब उसके पास में आते हैं। मॉरिन को देख के पता चल गया था कि विल के घोड़े की हालत बहुत ज्यादा खराब है और शायद उसकी मदद भी कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कोई जुपिटर इस घोड़े को लेने के लिए नहीं आएगा और इन लोगों को इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि इस घोड़े को किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हुआ हो या इसकी तबीयत खराब हुई हो। एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद रोबोट के अंदर ऐसी पावर्स होगी जिससे कि वो इस घोड़े को ठीक कर सके। लेकिन जैसा कि रोबोट को विल ने सिखाया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमें उसका शोक मनाना चाहिए। जब बैन इस बारे में पूछता है कि रोबोट आखिर क्या कर रहा है, वो ऐसे सिर झुका के क्यों बैठा है, तो मॉरिन बताती है कि वो विल के साथ में इस घोड़े के मरने के ऊपर शोक जता रहा है। तब बैन देखता है कि ये रोबोट जो कि एलियन इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा नमूना है, उसे इमोशंस के बारे में पता है। जैसा कि उसने विल से और जॉन से सीखा है कि किसी के मरने पे एक पत्थर लाके रखना होता है, यही चीज वो रोबोट कर रहा है। घोड़े के मरने पे वो विल के साथ जाके एक पत्थर रखता है। इसी के साथ अब टाइम था कि जॉन और मॉरिन को उस कमरे से बाहर निकलना है, लेकिन जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तब तक स्मिथ ने अपना काम कर दिया था। स्मिथ ने सिक्योरिटी को बता दिया था कि जॉन ने कोई रूल को ब्रेक किया है, ऐसा रूल जिससे कि हाई सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। नॉर्मल लोगों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए थी जो भी रेजुलेट के ऑफिस में हो रही है। स्मिथ ने गार्ड्स की हेल्प करी। वो गार्ड्स स्मिथ को थैंक यू बोलते हैं और दूसरी तरफ जॉन को अपने साथ ले जाते हैं। अब जैसा कि स्मिथ ने पुलिस वालों की हेल्प की थी तो वो हेस्टिंग के पास जाती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर हेस्टिंग करना क्या चाहता है। तब यहाँ पे स्मिथ को एक बहुत बड़ी बात के बारे में पता चलता है कि रेजुलेट के अंदर पानी बहुत कम है। अमोनिया नहीं होने के कारण वो पानी को डिकॉन्टेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। पानी तो है इन लोगों के पास में, लेकिन अगर वही फ्यूल के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया तो ये अल्फा सेंटोरी तक कैसे जा पाएंगे। इनके पास सिर्फ इतना टाइम है कि अगर एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये लोग रेजुलेट को डायरेक्ट अल्फा सेंटोरी लेके जाएंगे और पीछे से अननोन प्लेनेट पे जितने भी जुपिटर और जितने भी लोग हैं उन सबको यहीं छोड़ दिया जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ बैन एडलर की भी एक और प्लानिंग चल रही थी। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ था कि वो रोबोट को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। रोबोट को एक दूसरे चॉपर में भेजा जाना था और ये सब लोग एक दूसरे जुपिटर में जाने वाले थे। लेकिन अब जब बैन एडलर ने इतना टाइम इस रोबोट और विल के साथ में बिताया था तो बैन अपनी आंखों से जाता हुआ देख रहा था कि रोबोट के पीछे पीछे विल भी जा रहा था। विल एक सेकंड भी रोबोट से दूर नहीं रहता है। इसी कारण अब बैन अपना पूरा प्रोग्राम चेंज कर देता है और अब जिस जुपिटर के अंदर विल जाता है उसी जुपिटर के अंदर वो रोबोट को भी लेके जाता है। यहाँ पैनी और जूडी को पता चलता है कि कैसे जॉन को एक इलीगल काम करने के चक्कर में पैर में एक बेल्ट पहना दिया गया है और अगर वो उस बेल्ट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है तो शायद उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकते हैं। लेकिन बाद में ये चीज भी रिवील होती है कि डॉक्टर स्मिथ और ये जॉन का मिला जुला प्लान था। अगर स्मिथ पुलिस वालों को बोल के जॉन को नहीं पकड़वाती तो शायद कोई भी सिक्योरिटी वाला स्मिथ के ऊपर बिलीव नहीं करता और ना ही उसे कोई अंदर की बात बताता। अब स्मिथ यहाँ पे आके सबको बताती है कि कैसे हेस्टिंग ने उसके सामने बताया है कि वो सारे लोगों को जो भी अननोन प्लेनेट पे हैं उन्हें यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। रेजुलेट पे जो लोग मौजूद होंगे मॉरिन और विल के आते ही वो रोबोट से इंजन स्टार्ट कराएंगे और यहाँ से सीधा अल्फा सेंटोरी चले जाएंगे। ये बात सुनते ही जॉन को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर हेस्टिंग ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पे अब जब सब कुछ विक्टर के हाथों में था तो सब लोग बार बार में विक्टर से ही पूछा करते थे कि आखिर ये लोग रेजुलेट तक कब जा पाएंगे। विक्टर के पास में भी जवाब नहीं आता। इसी कारण वो रेजुलेट से कांटेक्ट करता है, लेकिन रेजुलेट वाले भी उसे बस यही कहते हैं कि काम चल रहा है, जब भी काम पूरा हो जाएगा तो इन लोगों को रेजुलेट बुला लिया जाएगा। विक्टर को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम समझ में आ गई थी। रोबोट इन लोगों के साथ में जुपिटर के अंदर ही था, जहाँ पर अब ये सभी लोग उस अननोन प्लेनेट से वापस से रेजुलेट पे पहुंच चुके थे। हेस्टिंग अपने साथ में एक बिल्कुल ठीक ठाक रोबोट को देख रहा था जो कि किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। इसी के साथ में हेस्टिंग विल से भी मिलता है जिसकी उसने इतनी तारीफ सुनी थी। अब यहाँ
पे विल को यही बताया जाता है कि रोबोट को उसे लेकर इंजन रूम की तरफ जाना है और उसे बस इंजन स्टार्ट करवाना है। लेकिन इस टाइम पे रोबोट विल की बात नहीं सुनता है और वो किसी दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ पे मॉरिन अब हेस्टिंग से बात करती है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। तब यहाँ पे हेस्टिंग जो भी क्लियर बात थी वो मॉरिन को बता देता है कि कैसे वो बाकी लोगों का वेट बिल्कुल नहीं करेगा, उसे इस समय पे अल्फा सेंटोरी जाना है। एक बार ये इंजन काम करना शुरू करेगा तो ये लोग अल्फा सेंटोरी के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि इनके पास में कई सारी और भी प्रॉब्लम है, कई सारी एलियन शिप्स है जो कि इस रेजुलेट के पीछे पीछे आने वाली है। इन लोगों के पास में टाइम बहुत कम है। अगर एलियंस ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया तो इन लोगों के पास में से इंजन भी चला जाएगा। तो अगर इन लोगों को अपनी जान बचानी है तो यहाँ से जल्द जाना पड़ेगा। मॉरिन को ब्लैकमेल भी करता है इस रीजन के कारण कि मॉरिन ने अपने बेटे विल को एग्जामिनेशन में पास करवाया था। यहाँ पे मॉरिन लौट के वापस से उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे मॉरिन की पूरी फैमिली थी। इसी के साथ में वो जॉन को भी देखती है कि कैसे जॉन के पैर पे बेल्ट बंधा है और वो कहीं भी नहीं आ जा सकता है। हम यहाँ पे रोबोट को देखते हैं क्योंकि विल को कहा गया था कि रोबोट को लेकर जाए वो और अपने साथ में इंजन को लेकर इंजन रूम तक पहुंचे, क्योंकि इंजन मॉरिन के जुपिटर में था। काफी देर तक तो रोबोट उस इंजन को टच ही नहीं करता, फिर उसके बाद में जाके वो इंजन को उठा के इंजन रूम तक लेकर जाता है। दूसरी तरफ मॉरिन और जॉन आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे हेस्टिंग और बेन एडलर दोनों ने मिलकर बहुत बुरी प्लानिंग बनाई है। ये सब सारे लोगों को यहीं पे छोड़ के जाना चाहते हैं। जो लोग बस रेजुलेट में मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ वही अल्फा सेंटोरी तक पहुंचेंगे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या सारे लोग अल्फा सेंटोरी पहुंच पाएंगे या उससे पहले रोबोट्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या उससे पहले हेस्टिंग या बैन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तो चलिए फिर ये सारी चीजें तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली को पता चल गया था कि अननोन प्लेनेट पे रहने वाले सारे लोगों को वहीं छोड़ दिया जाएगा और रेजुलेट में जितने भी लोग हैं इन लोगों के साथ में अल्फा सेंटोरी जाया जाएगा। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे ये लोग कहने लगते हैं कि ये लोग उन लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वहाँ पे किसी की फैमिली है, किसी के पेरेंट्स है, एक दूसरे से सब लोग अलग हो जाएंगे और किसी को भी नहीं पता कि अल्फा सेंटोरी जाने के बाद में इन लोगों को कौन ढूंढ पाएगा। अगर जाएंगे तो सब लोग साथ में ही जाएंगे। मॉरिन को अपने सामने से एक प्लेनेट दिखाई देता है। उस प्लेनेट की कैलकुलेशन करके मॉरिन को पता चल जाता है कि उस प्लेनेट के अंदर बहुत सारी अमोनिया है, ऐसी अमोनिया जिससे कि वो पंप के थ्रू रेजुलेट के अंदर ला सकती है। और उसके बाद में ये लोग उस अननोन प्लेनेट पे पहुंच के जुपिटर को यहाँ बुला के अल्फा सेंटोरी सब साथ जा पाएंगे। लेकिन इसके लिए इनको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि कैप्टन रूम तक डायरेक्ट पहुंचा सके। सिक्योरिटी के अंदर एक ऐसा बंदा था जो कि समंथा के फादर का दोस्त था। इसी के साथ में हर रॉबिन्सन को एक अलग अलग काम मिलता है और अब ये टीम बना के इस रेजुलेट को एक और अमोनिया प्लेनेट तक लेके जाने वाले थे। यहाँ पे हम रोबोट को देखते हैं जो कि अब एलियन इंटेलिजेंस के इंजन को भी फिट करने वाला था। इसी के साथ डॉन वेस्ट को देखते हैं जो कि अब तक भी अपना पैर लेके बैठा था। अब डॉन वेस्ट था तो एक मैकेनिक, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को ही उखाड़ के वहाँ से ले जाता है क्योंकि उसे बाकियों की मदद करनी थी। अब जैसा जैसा हेस्टिंग कह रहा था वैसा वैसा विल रोबोट को कहता जा रहा था। इसी के साथ में मॉरिन को अब कैप्टन रूम के अंदर जाना था क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो कि कैप्टन को मना सकती है कि आखिर इन्हें किस तरफ जाना है। दूसरी तरफ डॉन वेस्ट भी कैसा तैसे करके अपने पैर में मशीन बांध के अपनी पूरी मैकेनिक टीम के पास में पहुंचता है और उनसे पूछता है कि इस टाइम पे तुम लोग क्या कर रहे हो। जॉन बैन को बिजी रखता है। इसी के साथ में मॉरिन कैप्टन रूम में पहुंच जाती है। जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पहुंच पाते उससे पहले मॉरिन ने दरवाजे को बंद करा दिया और अब वो कैप्टन को कहना शुरू करती है कि उसे किस तरीके से काम करना है। मॉरिन के साथ में एंजेला और इसी के साथ में एक पायलट और थी। ये तीनों मिलके अलग अलग जगह पे काम करने के लिए बैठ जाते हैं। कैप्टन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को कहकर मॉरिन को पकड़वाने वाली थी, लेकिन तभी मॉरिन यहाँ पे रुक जाती है और यहाँ का जो मेन ऑफिसर था उससे बात करना शुरू करती है कि वो आदमी जो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था यानी कि समंथा का फादर, वो आदमी इसीलिए मर गया क्योंकि उसे अपने फैमिली के साथ रहना था। आज ये सारे लोग रेजुलेट को लेके चले जाएंगे और कुछ ही देर के अंदर एलियन शिप का भी यहाँ पे हमला हो जाएगा। अगर हमने इस सिचुएशन के अंदर सबको छोड़ दिया तो शायद कभी किसी के फैमिली एक दूसरे से नहीं मिल पाएगी। मॉरिन इस ऑफिसर को इन्फ्लुएंस कर चुकी थी कि कैसे ये ऑफिसर इस दरवाजे को बस बंद कर दे और इस ऑफिसर ने भी ऐसा ही किया। अब यहाँ पे हेस्टिंग और बैन एक साथ में खड़े थे और इसी के साथ में विल भी था। हेस्टिंग यहाँ पे विल को कहने लगता है कि अपने रोबोट को बोलो कि बस इंजन स्टार्ट करे और यहाँ से सीधा हम लोगों को अल्फा सेंटोरी ले जाए। विल को समझ नहीं आता कि आखिर हेस्टिंग ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन रोबोट यहाँ पे किसी की बात नहीं मानता और न ही वो इंजन स्टार्ट करता है। हालांकि विल ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया भी नहीं था और इसी के बाद में रोबोट उस जगह से काफी गुस्से में चला जाता है। यहाँ पे बैन को भी काफी बाद में पता चलता है कि ये पूरा रेजुलेट सिर्फ इस रोबोट का वेट कर रहा था कि इस रोबोट के आने के बाद में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। मॉरिन यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैप्टन को बताने लगती है कि कैसे ये लोग इस प्लेनेट के अंदर जाएंगे, वहाँ से सारे अमोनिया को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जुपिटर्स को भी यहाँ पे बुला लेंगे जो अननोन प्लेनेट पे है और उसके बाद ये सारे लोग एक साथ में अल्फा सेंटोरी जा सकते हैं। लेकिन कैप्टन के अकॉर्डिंग ये पूरा रेजुलेट
किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में जाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। लेकिन तब मॉरिन कहती है कि हर एक चीज हम लोगों को ट्राई करनी पड़ेगी, अगर हमें सबकी जान बचानी है तो रेजुलेट को भी किसी ऑर्बिट के अंदर भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये रोबोट विल की कोई बात नहीं मान रहा था। पेनी समझाने की कोशिश करती है विल को कि ये अब तुम्हारी बात नहीं मानता, ये तुम्हारे जैसा नहीं रहा है, ये काफी बदल गया है। जॉन भी काफी परेशान होता है और अपने पैर से इस बेल्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता। कैप्टन यहाँ पे फिर से मॉरिन से बात करती है और कहती है कि अगर ये चीज अनसक्सेसफुल रही तो शायद यहाँ पे जितने लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। हमारे पास जो आखिरी होप है अल्फा सेंटोरी जाने की वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर अल्फा सेंटोरी तक कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी ही नहीं तो वहाँ से हेल्प के लिए शायद कोई आएगा भी नहीं। लेकिन मॉरिन एक बहुत बड़ा रिस्क लेके ये काम करने वाली थी। शायद हो सकता है उसके बाद में मॉरिन को अरेस्ट भी कर लिया जाए इस पूरे रेजुलेट को हाईजैक करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मॉरिन अमोनिया कलेक्ट करने के लिए उस प्लेनेट पे जाती है। यहाँ अब रोबोट किसी की भी बात नहीं मानते हुए सीधा सीधा चलता जाता है। विल और पेनी दोनों उसका पीछा करते हैं और अब विल भी कहता है पेनी को कि तुमने सही कहा था, ये रोबोट अब मेरी बात नहीं मानता। तब पेनी कहती है कि मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, बस जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा था मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही थी। तब विल कहता है कि ये बातें मैंने खुद ने ऑब्जर्व की है और अब मुझे पता चल गया है कि सच में रोबोट बदल गया है। जॉन इस समय पे जब जुपिटर के अंदर बैठा था तो उससे मिलने के लिए हेस्टिंग पहुंचता है। ये सारी बातें जूडी चोरी छुपे खड़े होकर सुन रही थी, लेकिन हेस्टिंग को पता था, इसी कारण वो जूडी को भी बुला लेता है और कहता है कि ये बातें तुम्हें भी सुननी चाहिए। जॉन जूडी को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी को भी जानना था कि हेस्टिंग आखिर क्या बात करने के लिए आया है। तब यहाँ पे हेस्टिंग जॉन को सब कुछ बताता है कि कैसे मॉरिन ने एक बहुत बड़ी चीटिंग की है। उसने अपने बेटे को पास आउट कराने के लिए अल्फा सेंटोरी जाने के लिए सबसे बड़े एग्जामिनेशन में चीटिंग की है। आज अगर इतनी बड़ी चीज वो करती है तो उसके बदले में मॉरिन को भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी कारण इस पूरे रेजुलेट के ऐसे कई सारे पासवर्ड है जो कि शायद मॉरिन के पास होने चाहिए थे, वो उसने हेस्टिंग से शेयर किए थे, क्योंकि विल को पास आउट कराने के लिए कंप्यूटर भी डील करता है और इसके बदले में हेस्टिंग को मॉरिन के कई सारे पासवर्ड मिल गए थे। वो जॉन को कहता है कि अगर मॉरिन इस पूरे रेजुलेट को अगर उस प्लेनेट तक लेके चली जाएगी तो मैं एयरलॉक सिस्टम ओपन कर दूंगा, जितने भी मेंटेनेंस के अंदर लोग हैं वो सारे लेबर मर जाएंगे। तो या तो तुम्हें मॉरिन को मना करना पड़ेगा और यहाँ से रोबोट को कह के इस रेजुलेट को सीधा अल्फा सेंटोरी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो एयरलॉक के कारण काफी सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पे मॉरिन और उसके साथ में दोनों लड़कियां इस पूरे रेजुलेट की हर एक चीज को कंट्रोल करते हुए अमोनिया वाले प्लेनेट के ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाते हैं। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि ये रेजुलेट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, शायद ये पूरी तरीके से टूट भी सकता है और अगर इसके चिथड़े उड़ गए तो ये लोग यहीं पे मर जाएंगे। और ऑर्बिट में जाने के बाद हर एक इंसान के पास में इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जो भी चीज इनके आसपास है उसे पकड़ के ये लोग बैठे। ऑर्बिट में जाने के साथ में ही कई सारी चीजें टूटने लगती है। रेजुलेट इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो हर एक हार्मफुल चीज को सह सके और कुछ ही मिनट के अंदर ये लोग उस प्लेनेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। हर तरफ माहौल पूरी तरीके से येलो था। आखिरकार मॉरिन सक्सेसफुल हुई। इसी के साथ में वो एंजेला को कह के सारे पाइप सिस्टम ओपन करवा देती है, जिससे कि ये लोग अमोनिया गैस को अपने अंदर लेते जा रहे थे, यानी कि ये लोग अब वाटर को फिल्टरेशन कर डिकॉन्टेमिनेट करके फ्यूल बना सकते हैं। सारी मैकेनिक की टीम एयरलॉक की तरफ थी। यहाँ पे जॉन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हेस्टिंग इतनी बड़ी हरकत कर देगा कि वो एयरलॉक ओपन कर देगा। जॉन यहाँ पे हेस्टिंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हेस्टिंग कोई बात नहीं समझता और वो आखिर के अंदर जॉन को कह के चला जाता है कि अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए था। इतनी देर के अंदर जॉन को समझ में आ जाता है कि अगर हेस्टिंग को उसे रोकना है तो शायद उसे पंच करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही हेस्टिंग अपने हाथ में रखे रिमोट से जॉन को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण जॉन को बहुत बुरी तरीके से शॉक लगते हैं और ऊपर से इन लोगों का दरवाजा भी बंद हो जाता है, क्योंकि हेस्टिंग ने बाहर से लॉक लगा दिया था। हेस्टिंग खुद के सिस्टम पे बैठ चुका था और उसके बाद में एक एक करके वो सारी पासवर्ड्स को क्रैक करता जा रहा था। इसी के साथ में वो एयरलॉक तक पहुंच गया था। अगर रेजुलेट के उस एयरलॉक को बंद करना है तो फिर मैनुअली जाना पड़ेगा। देखते ही देखते जॉन यहाँ पे जिस समय नीचे गिरा हुआ था उसी समय यहाँ उसे डॉक्टर स्मिथ दिखाई देती है। वो स्मिथ को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जाके मॉरिन को इन्फॉर्म करो कि सारा सिस्टम बंद होने वाला है। सबके पासवर्ड चेंज होने के बाद में इन सब का कंट्रोल हेस्टिंग को मिल जाएगा। स्मिथ को ये बात पता चलते ही वो बहुत तेजी से भागती है, लेकिन उसे रास्ते के बीच के अंदर समंथा और उसकी मॉम मिलती है और उसे वापस से वही फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसने समंथा के फादर को स्पेस के अंदर छोड़ दिया था और वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट होने के कारण मॉरिन तक थोड़ा लेट पहुंचती है और दरवाजा कोई खोलता नहीं है तो मॉरिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इसी कारण अलर्ट नहीं होने के कारण सारा सिस्टम एकदम से बंद पड़ जाता है। ये लोग कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाते और तब जाके मॉरिन को याद आता है कि आखिर ये पासवर्ड किस किस के पास थे। अब जब एयरलॉक सिस्टम ओपन हो चुके थे तो इसी के साथ में वो अमोनिया गैस जो पाइप के सिस्टम से किसी कंटेनर में आनी थी वो दरवाजा खुलने पे डायरेक्ट आ रही थी और अमोनिया गैस जो कि इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है ये सारे लेबर उसे मर भी सकते थे। इमरजेंसी सिस्टम ऑन होने के कारण दरवाजा बंद होने वाला था। तभी यहाँ पे डॉन वेस्ट के पैर के अंदर जो बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी उसकी मदद से वो दरवाजे को रोक लेता है और सारे मैकेनिक्स को दरवाजे से दूसरी तरफ कर देता है। बचता है तो आखिर के अंदर सिर्फ डॉन वेस्ट और उसकी एक लीडर स्मिथ। काफी लेट
लेट हो चुकी थी। वो वापस से जॉन की तरफ भागती है। इतनी देर के अंदर विल और पेनी दोनों रोबोट के पीछे भागते हैं क्योंकि इन्हें भी नहीं पता था कि आखिर रोबोट कहाँ जा रहा है। मॉरिन कैप्टन से बात करती है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि कैलकुलेशंस हर समय सही नहीं हो सकते हैं, कभी भी ऐसा कोई भी रिस्क है जो कि उठ के आ सकता है। और अब जब मॉरिन ने गलती की है तो मॉरिन को ही सुधारना पड़ेगा। मॉरिन को पता था कि मेंटेनेंस रूम के अंदर जितने भी लेबर थे शायद वो सारे मरने वाले होंगे। उससे पहले ही जाके मॉरिन को मैनुअली उस एयरलॉक को बंद करना पड़ेगा। डॉन वेस्ट और उसके लीडर के पास में सिर्फ 2 ऑक्सीजन मास्क थे और उनके अंदर कितनी ऑक्सीजन थी ये भी इन्हें नहीं पता था। ये दोनों ही धीरे धीरे करके बेहोश होने लगे थे। इतनी ही देर के अंदर मॉरिन खुद जाती है और एक मेंटेनेंस पोर्ट को अपने साथ में लेकर रेजुलेट से बाहर निकल जाती है। वो इस अमोनिया वाले स्पेस के क्लाउड्स के अंदर घूम रही थी। इतने सारे क्लाउड्स के होने के बावजूद भी वो सीधा उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे दरवाजे को बंद करना है। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद में वो अपने मेंटेनेंस पोर्ट से उस दरवाजे को मैनुअली बंद कर देती है जिससे कि अमोनिया अंदर आ रही थी। अगर ये अमोनिया अंदर आना बंद नहीं होती तो शायद डॉन वेस्ट और उसकी लीडर मर जाते। इधर इतनी देर के अंदर अब हेस्टिंग यहाँ पे पहुंच चुका था और कैप्टन से कहता है कि अब हमें यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना है, हम यहाँ से अल्फा सेंटोरी सीधा निकलेंगे। लेकिन कैप्टन को भी समझ में आ चुका था कि वो बचे हुए लोगों को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाएगी। जितने भी लोग दूसरे प्लेनेट पे हैं उन लोगों को जुपिटर से यहाँ से बुलाया जाएगा और अब जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे। यानी कि हेस्टिंग की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। जॉन मॉरिन से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना? तब मॉरिन कहती है कि हाँ इस टाइम पे मैं ठीक हूँ और बस रेजुलेट के लिए ही निकल रही हूँ। लेकिन इस समय पे मॉरिन ने इस मेंटेनेंस पोर्ट के अंदर फ्यूल नहीं देखा था जो कि काफी कम था। जॉन को इसी टाइम पे स्मिथ मिलती है और वो स्मिथ पे बहुत भड़क जाता है कि तुम्हें जब कहा गया था कि मॉरिन के पास जाओ तो तुम क्यों नहीं गई। इस समय पे गाइस मुझे पहली बार स्मिथ की कोई गलती नहीं लगी थी। अगर स्मिथ टाइम से भी पहुंच जाती तो मॉरिन क्या कर पाती, क्योंकि हेस्टिंग के पास तो पहले से ही सारे पासवर्ड्स थे। यहाँ पे स्मिथ रोती हुई बोलती है कि मैंने बहुत कोशिश करी उसके पास पहुंचने की लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई, मैंने सच में कोशिश करी थी। दूसरी तरफ हम यहाँ पे रोबोट को देखते हैं जो कि बस आगे आगे भागता जा रहा था और उसके पीछे विल और पेनी थे। रोबोट उस रूम तक पहुंच गया था जिस रूम के अंदर स्केयर क्रो को रखा गया था। स्केयर क्रो की हालत हद से ज्यादा खराब थी। ये चीज देख के विल का रोबोट भी गुस्से में आ जाता है। स्केयर क्रो को वहाँ से बाहर निकालता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन विल समझ जाता है कि इस समय पे पहली बार इस रोबोट को विल की जरूरत है। रोबोट यहाँ पे अपने ही दोस्त को टूटा हुआ देख रहा था और अब रोबोट पेनी को समझाने लगता है और इसी के साथ में रोबोट को भी समझाने लगता है कि हम तुम्हारे दोस्त की मदद करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत परेशान है और इसकी हालत खराब है लेकिन मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। और ये बात समझते ही रोबोट अपने आप शांत हो जाता है क्योंकि स्केयर क्रो को मारते समय यहाँ पे पहले से ही काफी सारे गार्ड्स थे। उन सबको मारने के बाद रोबोट स्केयर क्रो तक पहुंचा था लेकिन तब तक यहाँ पे और लोग भी पहुंच चुके थे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या विल इस दूसरे स्केयर क्रो की मदद कर पाएगा या फिर हेस्टिंग आके फिर से इन लोगों को परेशान करेगा? तो गाइस ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रोबोट जो कि अब खुद के दोस्त यानी कि स्केयर क्रो के पास में पहुंच गया था और पेनी और विल की बात नहीं मान रहा था। लेकिन इस समय विल को समझ में आ गया था कि रोबोट अपने दोस्त स्केयर क्रो की मदद करना चाहता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है। रोबोट ने काफी सारे लोगों को मार दिया था और ऊपर से अपने साथ में वो स्केयर क्रो को भी लेके चला गया। तो जब यहाँ पे बैन और हेस्टिंग पहुँचते हैं तो उन्हें यहाँ का माहौल बहुत अजीब लगता है। इसी कारण इन सबको पता था कि रोबोट को भगाने का काम रॉबिन्सन्स के बच्चों ने किया है। तो इसका मतलब है कि पूरी रॉबिन्सन फैमिली को ही अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ रोबोट अपने साथ में स्केयर क्रो को लेके इंजन रूम में पहुँचता है जहाँ पे विल और पेनी भी थे और विल को समझ में नहीं आता कि आखिर रोबोट करना क्या चाहता है। रोबोट अपनी पावर से इस पूरे रेजुलेट को अननोन प्लेनेट पे लेके जाना चाहता था, उस जगह पे जहाँ पे इन लोगों का घर है या फिर उस जगह पे जहाँ पे पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे थंडर गिरता है। हो सकता है कि इन रोबोट्स का हॉस्पिटल हो। इन बातों को धीरे धीरे करके विल समझने लगा था। वो रोबोट की बात को समझ रहा था कि स्केयर क्रो को जल्द से जल्द ठीक कराने की जरूरत है। वो पेनी को समझाता है कि आज तक इस रोबोट ने हमसे कुछ नहीं मांगा है, जब से ये हमसे मिला है बस हमारी हेल्प ही कर रहा है और आज भी ये खुद के लिए नहीं मांग रहा है बल्कि खुद के दोस्त को ठीक करना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे रेजुलेट को उड़ा के किसी दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते बल्कि इन्हें जो भी काम करना पड़ेगा इन्हें चोरी छुपे करना पड़ेगा। यहाँ पे हेस्टिंग और बैन इन रॉबिन्सन फैमिली के बच्चों को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ भी करके अब वो स्केयर क्रो को तो मार ही देते और रोबोट को भी अब इंजन पे खड़ा करने वाले थे। बैन समझाने की कोशिश भी करता है हेस्टिंग को कि शायद रोबोट को जिस तरीके से तुम समझ रहे हो वो उस तरीके से है नहीं, वो काफी इमोशनल रोबोट है, ऐसी चीजें जिसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता थी। लेकिन हेस्टिंग को ये बात नहीं सुननी थी। हम मॉरिन को देखते हैं जो कि अभी भी रेजुलेट से बाहर थी, अपने मेंटेनेंस पोर्ट के अंदर थी और जॉन से उसकी बात हो चुकी थी। जॉन मॉरिन को लेने के लिए एक दूसरा मेंटेनेंस पोर्ट जिसके अंदर काफी सारा फ्यूल था वो लेके निकलता है। अब हेस्टिंग को पता था कि उसने पासवर्ड्स को अनलॉक करके मेन एयरलॉक को ओपन किया था। अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई यानी कि
मॉरिन के लौटने पे अगर वो सबको बता देती है कि मेन एयरलॉक को हेस्टिंग ने खोला है, तो हो सकता है कि हेस्टिंग को उठा के पुलिस वाले ले जाएं। अब मॉरिन बाहर ही मर जाए, इसी के कारण वो उस दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे कि मेंटेनेंस पोर्ट को वापस से रेजुलेट के अंदर आना था। इसी टाइम पे जॉन भी बाहर निकल चुका था। जॉन ने मॉरिन को ढूंढ लिया था और अपने मेंटेनेंस पोर्ट से उसे पकड़ भी लिया था। ये दोनों आगे रेजुलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि रेजुलेट के उस दरवाजे तक पहुंचने में इन्हें काफी टाइम लगना था। इतनी ही देर के अंदर हेस्टिंग ने उस पूरे दरवाजे को बंद कर दिया और वो मेन ऑर्डर्स भी दे देता है कि अब इस रेजुलेट को इस प्लेनेट से जल्द निकाल देना चाहिए। अब रेजुलेट की स्पीड तो काफी फास्ट थी, क्योंकि उसके अंदर एलियन इंटेलिजेंस का इंजन था। इसी कारण जैसे ही रेजुलेट स्टार्ट होता है तो वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन मेंटेनेंस पोर्ट की स्पीड इतनी तेज नहीं थी। इसी कारण मॉरिन और जॉन पीछे ही रह जाते हैं। ऊपर से तेज हवाओं के कारण उन्हें झटके भी लग रहे थे। डॉन वेस्ट जिसे बचा लिया गया था, उसका इलाज अभी जूडी कर रही थी। मॉरिन और जॉन दोनों को पता था कि शायद ये दोनों सही टाइम पे रेजुलेट ना पहुंच पाए। इसी कारण सबसे बड़ी और जिम्मेदार लड़की जूडी जो थी, उसे फोन किया जाता है और कहा जाता है कि हम अभी बाहर हैं, अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना है। लेकिन जैसे जैसे रेजुलेट आगे जाता जा रहा था, वैसे वैसे मेंटेनेंस पोर्ट पीछे भी जाते जा रहे थे। इनकी वॉच के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कनेक्ट कर पाए। इसी कारण जूडी पूरी बात सुन ही नहीं पाती कि आखिर ये लोग रेजुलेट के बाहर है और वापस कब तक लौटेंगे। दूसरी तरफ रोबोट को हर कोई ढूंढ रहा था, ऊपर से रॉबिन्सन्स के बच्चों को भी सब लोग ढूंढ रहे थे। पैनी को पता था कि रेजुलेट के अंदर कोई जगह छुपने की है, तो आखिर वो कहाँ हो सकती है। ये सभी लोग ट्रैश कैबिन में पहुंच जाते हैं और अपने साथ में रोबोट को भी ले आते हैं। विल अभी भी रोबोट की बातें समझने की कोशिश ही कर रहा था। रोबोट को लग रहा था कि शायद उसका दोस्त स्कैरक्रो मर जाएगा, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। रोबोट यहाँ पे वॉल के ऊपर हॉर्स को भी ड्रॉ करता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि कैसे रोबोट हॉर्स से काफी ज्यादा कनेक्ट था और उसके मर जाने पे उसे फील भी हो रहा था कि कैसे वो ठीक नहीं हो पाया और इतनी कनेक्टेड चीज से वो दूर हो गया। तब विल उसे समझाता है कि हॉर्स जैसी हालत स्कैरक्रो की नहीं होगी, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और अब तो विल पूरी तरीके से समझ चुका था कि ये लोग मिलके उस अननोन प्लेनेट पे जाएंगे और स्कैरक्रो को ठीक कर देंगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए आखिर किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तब धीरे धीरे करके इनके दिमाग में प्लान्स आने लगते हैं और ये जुपिटर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही किसी का जुपिटर चुराना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। यहाँ एक तरफ जूडी डॉन वेस्ट के पास थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पेरेंट्स कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ स्मिथ जाके बेन एडलर और हेस्टिंग से मिल जाती है। स्मिथ को पता था कि अगर रॉबिन्सन फैमिली बहुत आराम से इस जगह पे पहुंच गई तो हो सकता है फ्यूचर में जाके स्मिथ को अरेस्ट करवा दिया जाएगा। इसी कारण वो हेस्टिंग और बेन की हेल्प करती है और पता लगवाती है कि आखिर ये रॉबिन्सन फैमिली सोच क्या रही होगी। जितने जॉन और मॉरिन स्मार्ट है, उतने ही स्मार्ट इनके बच्चे भी हैं। अगर ये साथ होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जूडी जब पैनी से मिलने के लिए आने वाली थी तो उसे रास्ते के बीच में समैंथा मिलती है और समैंथा को इस रेजुलेट के कई सारे रास्ते पता थे एयर डक की मदद से जाने वाले। इसी कारण जूडी अपने साथ में समैंथा को भी ले लेती है और अब जब जूडी यहाँ पे पहुंचती है तो उसे बिलीव नहीं होता है कि आखिर ये लोग रोबोट को क्यों छुपा रहे हैं। इतनी ही देर के अंदर अनाउंसमेंट होने शुरू करते हैं कि हेस्टिंग ने रॉबिन्सन फैमिली को एक प्रॉपर क्रिमिनल बता दिया है कि कैसे ये लोग रोबोट को चुरा रहे हैं। ऊपर से रोबोट से इन लोगों ने हमला भी करवाया है। मॉरिन और जॉन यहाँ से गायब है, ये सारे लोग क्रिमिनल बन चुके हैं। इसी कारण रॉबिन्सन फैमिली अब बाहर भी नहीं निकल सकती। जब जूडी को समझाया जाता है कि कैसे रोबोट हमसे बस एक आखिरी चीज मांग रहा है कि उसे स्कैरक्रो को ठीक करना है, उसने हमारी इतनी हेल्प करी है, आज अगर वो हेल्प नहीं करता तो शायद तुम और मैं कभी जिंदा नहीं रहते। हमें कुछ भी करके बस जुपिटर चाहिए, लेकिन उस जुपिटर को उड़ाने वाला भी चाहिए और उसके बाद इन लोगों को अननोन प्लेनेट पे जाना है। हालांकि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर ये लोग वापस टाइम पे नहीं लौटे तब तक रेजुलेट कहीं चला ना जाए। काफी समझाने के बाद में जूडी मान जाती है कि वो जुपिटर को उड़ा लेगी और ये सारे बच्चे रोबोट को और स्कैरक्रो को अपने साथ में अननोन प्लेनेट पे ले जाएंगे। समैंथा के बताए हुए एयर डक की मदद से ये लोग किसी सीक्रेट प्लेस पे रुके हुए थे। रोबोट के अंदर इस समय इतने इमोशन थे कि स्कैरक्रो जो कि आधा टूट चुका था, उसके बावजूद भी वो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। जूडी को सिचुएशन पहले ही बहुत खराब लग रही थी और इस टाइम पे ये लोग बच के एक जुपिटर को यहाँ से ले जाए, ये क्रिटिकल कंडीशन होने वाली थी। दूसरी तरफ मॉरिन और जॉन आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जॉन अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था और इन लोगों को आगे जाने के बाद में रेजुलेट दिख भी जाता है। लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा तेज स्ट्रोम आता है, इतना तेज स्ट्रोम जिससे कि इनके पूरे मेंटेनेंस पोर्ट उड़ने लग जाते हैं। ये लोग रेजुलेट को कैच करने से पहले ही अलग अलग हो जाते हैं। इसी कारण मॉरिन के मेंटेनेंस पोर्ट से एक दो विंग्स भी निकल जाते हैं। अगर मॉरिन के मेंटेनेंस पोर्ट को उस समय कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो शायद इस पूरे प्लेनेट के अंदर कहीं गुम हो जाती। कैसे तैसे जॉन करके वापस आता है और अपने मेंटेनेंस पोर्ट से मॉरिन के मेंटेनेंस पोर्ट को पकड़ लेता है। इन लोगों ने जितनी दूरी तय की थी, लेकिन एक बड़े से तूफान के कारण ये उतने ही टाइम पीछे आ गए थे और अब तो शायद जॉन के मेंटेनेंस पोर्ट के अंदर भी इतना फ्यूल नहीं था कि वो लोग वापस से रेजुलेट तक पहुंच पाए। इसका मतलब है कि ये दोनों भी शायद इसी जगह पे अटकने वाले थे। पैनी को आइडिया आता है कि वो आखिर जुपिटर की मदद किससे ले सकती है। इनके जुपिटर को पूरी तरीके से सील किया हुआ था तो ये अपना जुपिटर तो लेके नहीं जा सकते थे। सेम टाइम पे सीन विजय के ऊपर शिफ्ट होता है। विजय के टिफिन
कॉफिन के अंदर उसे एक चिट मिलती है और पेनी का मैसेज था कि वो आके उसे स्टेयरकेस पे मिले। तभी यहाँ पे स्मिथ आती है और विजय को टॉर्चर करने लगती है और पूछने लगती है कि तुम्हारा और रॉबिन्सन फैमिली का कैसा रिश्ता है। पेनी से तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो लोग तो चोर निकले और वो लोग रोबोट को अपने साथ में ले गए। इस तरीके से स्मिथ विजय को बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही थी, उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर विजय ने रॉबिन्सन फैमिली की मदद की तो विजय को भी जेल हो सकती है और विजय को अपने साथ में सिक्योरिटी गार्ड ले जाएंगे। विजय इन चीजों से काफी डर जाता है। दूसरी तरफ विल यहाँ पे रोबोट को प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्कैरक्रो को ठीक करके ही रहेगा, लेकिन इसके बदले रोबोट को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये लोग जब तक स्कैरक्रो को ठीक करके लाएंगे उससे पहले रेजुलेट कहीं भी नहीं जाएगा। यहाँ पे जिस जगह पे विजय को बुलाया गया था विजय उस जगह पे पहुंच गया था। पेनी उसे नीचे से इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि यहाँ वहाँ कहीं पे भी मत देखो, मेरी आवाज पे फोकस मत करो, बस सीढ़ियों पे बैठ जाओ और अपना लैपटॉप ओपन कर लो, किसी को देखने मत दो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे सामने ही कैमरा है। पेनी असल के अंदर सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई थी और वहाँ से वो मदद मांगने की कोशिश करती है कि हमारे पास रोबोट है और हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, मेरी मॉम इस समय कहाँ है ये बात मुझे इवन पता तक भी नहीं है। हेस्टिंग जो भी कह रहा है सब झूठ कह रहा है, रोबोट को इस समय बस स्कैरक्रो को ठीक करना है। हेस्टिंग और बेन एडलर ने मिलकर स्कैरक्रो की बहुत बुरी हालत की है, वो मरने जैसी हालत में है। आज के टाइम में बस रोबोट यही चाहता है कि हम लोग स्कैरक्रो को ठीक कर दें। इसी कारण विल कह रहा है कि हम लोगों को दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा जिसके कारण हमें जुपिटर की जरूरत है। विजय जब ये बात सुनता है कि इन लोगों को जुपिटर की जरूरत है तो एक बार के लिए तो विजय साफ मना कर देता है कि इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन पेनी के बहुत समझाने के बाद में विजय भी मान जाता है कि शायद वो हेल्प कर सकता है और वो अपना जुपिटर दे देगा। स्मिथ और बेन दोनों मिलकर प्लानिंग बना रहे थे कि आखिर ये रॉबिन्सन्स के बच्चे क्या करने वाले हैं, हमें वो सोचना है जो कि ये लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, या फिर इनसे एक स्टेप ज्यादा सोचना है। अगर इनके पास में रोबोट और स्कैरक्रो दोनों है तो फिर आखिर ये स्कैरक्रो के साथ में करना क्या चाहते हैं। यहाँ जूडी, पेनी, विल, समैंथा और रोबोट सारे एक साथ में खड़े थे और ये लोग प्लानिंग करते हैं कि आखिर ये लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। तभी इन लोगों की नजर एक चैरिट पे पड़ती है और ये लोग एक एक करके चैरिट के अंदर बैठना शुरू करते हैं। इन सब लोगों को अलग अलग जाना था, यही इनकी मेन प्लानिंग थी कि पेनी और जूडी मिलकर सारी सिक्योरिटी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेगी। जिस रूम के अंदर बैन और स्मिथ बैठे थे इसी रूम के अंदर सिक्योरिटी कैमरे भी लगे थे और तभी इन्हें पता चलता है कि एक चैरिट रेजुलेट के अंदर ही घूम रही है। इन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागेंगे भी तो कितनी दूर तक भागेंगे। बैन को अभी भी कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर था कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर ये लोग स्कैरक्रो को ठीक भी करना चाहते हैं तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आखिर एक टाइम पे बैन की मदद सबसे ज्यादा स्कैरक्रो ने ही की थी, लेकिन अब जब इन्हें चैरिट के भागने के बारे में पता चलता है तो सारी सिक्योरिटी गार्ड के साथ में स्मिथ इसी चैरिट को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ जूडी ड्राइव कर रही थी और पेनी बस इंस्ट्रक्शन दे रही थी। हेस्टिंग को भी आइडिया लग चुका था कि ये बच्चे भागने वाले हैं, इसी कारण काफी सारी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे जूडी और पेनी को एक कॉर्नर पे जाके रोक लिया जाता है। इन दोनों को बाहर निकाला जाता है और स्मिथ को बड़े मजे आ रहे थे कि आखिर ये रॉबिन्सन फैमिली पकड़ी गई। इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि चैरिट के पीछे वाली सीट पे ये लोग स्कैरक्रो को लेके भाग रहे थे, लेकिन जब कवर को हटाया जाता है तो उसके अंदर से सिर्फ स्कैरक्रो का हाथ मिलता है। स्कैरक्रो की पूरी बॉडी तो यहाँ पे थी ही नहीं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था जिसके अंदर ये सक्सेसफुल हुए। असल के अंदर तो विल यहाँ पे अपने साथ रोबोट और स्कैरक्रो को लेके विजय वाले जुपिटर में पहुंच चुका था और यही बात बेन ने क्रैक कर ली थी, इसी कारण वो पहले से ही जुपिटर के अंदर था। वो विल को मना करता है कि देखो तुम्हारे इस डिसीजन से यहाँ पे बहुत लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन विल समझाता है कि रोबोट ने आज तक कुछ नहीं मांगा है। अगर आज वो स्कैरक्रो को ठीक कराना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप भी एक टाइम पे स्कैरक्रो से कनेक्टेड थे, आपने उसे इतना काम निकलवाया, लेकिन आपने आज उसकी इतनी बुरी हालत क्यों की है। हम बस चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेन विल को बहुत समझाता है कि ये लोग हम लोगों को कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे। विल कहता है कि हमारे पास आखिरी मौका है, अगर हम यहाँ से कभी नहीं निकले तो शायद स्कैरक्रो यहाँ पे मर जाएगा, उसकी हालत बहुत खराब है। यहाँ पे बेन भी असल के अंदर इतनी देर से विल को बस डिस्ट्रैक्ट ही कर रहा था जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पहुंच ना जाए। इतनी देर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे पहुंच जाते हैं और रोबोट को बुरी तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, लेकिन रोबोट फिर भी पलट के किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। इवन वो विल से मदद मांगता है कि विल रॉबिन्सन हेल्प। तब तक स्कैरक्रो नीचे गिर चुका था। स्कैरक्रो के फेस शील्ड से पूरी लाइट जा चुकी थी, अगर बची थी तो सिर्फ एक लाइट बची थी। आखिर के अंदर रोबोट एक बात बोलता है कि बेन एडलर प्लीज हेल्प, जिसके बाद बेन को समझ में आता है कि ये रोबोट कनेक्टेड है आपस के अंदर। अगर एक रोबोट किसी एक इंसान से मिल जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, तो वो दूसरा रोबोट भी वैसे ही रिएक्ट करता है। यानी कि विल का रोबोट अब बेन एडलर से मदद मांग रहा है कि प्लीज बेन स्कैरक्रो की मदद करो, और तब जाके बेन का दिमाग ठीक जगह पे आता है और वो आखिर के अंदर स्कैरक्रो को लेके जुपिटर के अंदर जाता है। हेस्टिंग के आने से पहले पहले वो रोबोट को उसी जगह पे छोड़ देता है। अगर वो रोबोट को बचाता तो शायद ये सारे सिक्योरिटी गार्ड बेन और विल को कभी जाने ही नहीं देते। अब यहाँ पे ये रोबोट बस अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा था, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और सारे सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ में रोबोट को ले जाते हैं। लेकिन ये चीज अच्छी हुई
कि बेन और विल स्केयरक्रो को अपने साथ में जुपिटर में डाल के उस अननोन प्लेनेट तक ले गए। यहाँ पे हेस्टिंग देखता है कि कैसे रोबोट उस सलाखों के पीछे है। दूसरी तरफ हम जॉन और मॉरिन को भी देखते हैं जो कि कई प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आखिरकार थोड़े बहुत रेजुलेट तक पहुंच गए थे और रेजुलेट के पास पहुंचने से पहले ये लोग जूडी से भी कांटेक्ट करते हैं। अब जूडी तो हालांकि इन लोगों की हेल्प नहीं कर सकती थी। उस टाइम पे शायद डॉन वेस्ट ने मेंटेनेंस पोर्ट के अंदर आने का रास्ता ओपन कर दिया था। जिसके बाद हम यहाँ पे विल और बेन को देखते हैं। विल बात करता है कि आखिर अब आपने कैसे हेल्प करी। तब बेन कहता है कि मैं भी एक टाइम पे स्केयरक्रो से पूरी तरीके से कनेक्टेड था और मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। हमारे पास अगर ये आखिरी मौका है तो हम ये काम जरूर करेंगे। लेकिन बेन को ये डर साफ तरीके से था कि अगर उसके पास में रोबोट आ गया है विल का, तो हेस्टिंग कुछ भी करके रोबोट से उस पूरे रेजुलेट को अल्फा सेंटोरी ले जाएगा। वो शायद इस जुपिटर का वेट भी नहीं करेगा और ऐसा ही होता है। हेस्टिंग और स्मिथ दोनों पकड़ के रोबोट को इंजन रूम तक ले आए थे और उसके बाद में उसे इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कि इस इंजन को स्टार्ट करो और सीधा अल्फा सेंटोरी तक जाओ। लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करता है और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विल के कहने के बाद बेन एडलर विल की बात मान गया और वो स्केयरक्रो को ठीक करने के लिए अननोन प्लेनेट पे ले आया। इसी के साथ में हेस्टिंग और स्मिथ मिलके रोबोट को टॉर्चर करने लगे कि रोबोट इस इंजन को स्टार्ट करे और इन सबको अल्फा सेंटोरी ले जाए। इसी कंटिन्यूटी के साथ में इस सीजन के सबसे शानदार लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें वही पहले अननोन प्लेनेट दिखाया जाता है जिसपे अभी तक भी काफी सारे लोग अटके हुए थे। इन लोगों को अपने प्लेनेट पे किसी जुपिटर के आने के बारे में पता चलता है। ये जुपिटर और किसी का भी नहीं बल्कि बेन एडलर और विल का था। ये दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को पहली बार रोबोट के मिलने के बारे में पता चला था। ये लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे शायद कोई रोबोट के रहने का इन लोगों को कोई जगह मिल जाए जहाँ पे ये स्केयरक्रो को रख सके, लेकिन इन लोगों को ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी। स्केयरक्रो की हालत हद से ज्यादा खराब थी। वो शायद कुछ ही मिनट का मेहमान था। तब जाके विल को एक बहुत बड़ा लंबा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिसके बीच बीच में काफी सारे विंग्स लगे थे और इन लोगों को तब ये भी पता चलता है कि इनकी तरफ लाइटनिंग स्ट्रोम आता जा रहा है, वो स्ट्रोम जो कि किसी भी चीज को बर्बाद कर सकता है। तब बेन सोचता है कि अगर स्केयरक्रो को बाहर छोड़ने के लिए विल जाएगा तो वो जरूर मारा जाएगा और अब बेन खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। वो विल को कहता है कि तुम्हें यहीं रुकना है और स्केयरक्रो के ठीक हो जाने के बाद में सभी लोगों को जुपिटर के थ्रू रेजुलेट पे लेके जाना है। विल इतना बड़ा काम अकेला नहीं कर सकता, ना तो उसे जुपिटर चलाना आता था और न ही वो बाकी लोगों से कांटेक्ट कर पाएगा। लेकिन फिर भी बेन को विल से पूरी उम्मीदें थी। बेन बाहर आता है और विल के चिल्लाने के बावजूद भी वो विल को एक कैबिन में बंद कर देता है। एक काफी तेज स्ट्रोम इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। बेन एडलर अपने पास में स्केयरक्रो को लेकर आता है, जुपिटर से बाहर निकलता है और उसे उसी स्पॉट पे रखता है जो स्पॉट दिखने में एलियन के रहने जैसा स्पॉट दिख रहा था। तभी एक काफी तेज थंडर आता है जिसकी लाइटनिंग के कारण विल भी जाके कहीं दूर गिरता है। हालांकि था तो वो जुपिटर में, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जरूर इस थंडर के कारण बेन एडलर तो बिल्कुल नहीं बचा होगा और उस थंडर के बाद में वो रोबोट भी जिंदा हो जाता है। इसी के साथ सीन रेजुलेट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम पेनी को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि अभी भी मॉरिन और जॉन मरे नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉन वेस्ट ने इन दोनों की मदद की, तो ये दोनों अभी भी किसी एयरडक्ट में छुपे हुए थे। अगर ये दोनों बाहर आते तो हेस्टिंग के कहने के अकॉर्डिंग ये दोनों क्रिमिनल थे और इन दोनों को पकड़ के सब लोग ले जाते। इसी कारण ये दोनों अभी भी छुपे हुए थे और किसी के भी सामने नहीं आ रहे थे। हेस्टिंग यहाँ पे स्मिथ के साथ मिलकर रोबोट को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बस इंजन को स्टार्ट करना है और यहाँ से लेके जाना है। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे कैप्टन को पता चलता है कि इनके रेजुलेट के आसपास में कई सारी ऐसी शिप्स है जो कि काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, आवाज भी बढ़ती ही जा रही है। ये बात इन्हें रडार को चेक करने के बाद पता चलती है। जॉन और मॉरिन दोनों को पता चल गया था कि विल अभी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि विल स्केयरक्रो को ठीक कराने के लिए गया है और अगर रेजुलेट को अभी यहाँ से ले गए तो अननोन प्लेनेट पे जितने भी जुपिटर थे वो लोग भी रेजुलेट तक नहीं आ पाएंगे, ऊपर से विल भी नहीं आ पाएगा। इसी कारण जॉन चोरी छुपे इंजन रूम तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर स्मिथ तो बड़ी प्यारी बनने की कोशिश करती है और सबको बताती है कि नहीं मैंने तो बहुत मना किया था हेस्टिंग को कि वो ऐसा बुरा काम नहीं करे। अब हेस्टिंग यहाँ पे अकेला फंस गया था। जॉन उसे बुरी तरीके से मारता है और वहीं पे रोबोट को शांत कर देता है। मॉरिन और जॉन दोनों ही रोबोट से बात करते हैं और कहते हैं कि विल जल्द ही आ जाएगा स्केयरक्रो को लेके, वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से। लेकिन इस समय पे रोबोट को बहुत बुरी हालत के अंदर यहाँ पे बांधा हुआ था, उस पे कई सारे टॉर्चर हो रखे थे। जैसे ही हाथ खोले जाते हैं रोबोट के, बेचारा रोबोट नीचे गिर जाता है, मानो कि उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया हो। यहाँ पे पेनी, मॉरिन, जॉन सब मिलके रोबोट को संभालते हैं। सेम टाइम पे अब यहाँ पे जुपिटर के आने की आवाज आती है, यानी कि रेजुलेट वालों को पता चलता है कि जितने भी लोग अननोन प्लेनेट पे थे वो सारे लोग लौट चुके हैं। किसी के बच्चे वहाँ पे थे तो किसी के पेरेंट्स वहाँ पे थे, सभी लोग एक दूसरे से रीयूनाइट होते हैं। विल भी जब लौटता है तो एक दूसरे की फैमिली पे ये लोग बहुत प्राउड करते हैं कि विल यहाँ पे स्केयरक्रो को बिल्कुल ठीक करके ले आया है। और अब टाइम था इन सब लोगों को यहाँ से जाने का। विल के साथ में रोबोट जाता है। अब यहाँ पे रोबोट विल की सारी बात मान रहा था। वो इंजन
लेकर आता है और इसी के साथ में इंजन रूम के अंदर स्टैब्लिश करता है। लेकिन देखते ही देखते इन सब लोगों को पता चलता है कि काफी तेज आवाजें बढ़ती ही जा रही है। कुछ ही देर के अंदर काफी सारे एलियन स्पेसशिप इस रेजुलेट के ऊपर हमला करेंगे। अगर ये रोबोट रेजुलेट पर चढ़ गए तो पहली बात तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और अगर ये लोग अल्फा सेंटोरी चले भी जाते हैं तो ये रोबोट भी रेजुलेट पे रुके रहेंगे। इसका मतलब है कि ये सारे रोबोट भी अल्फा सेंटोरी चले जाएंगे, मतलब वहाँ जो लोग होंगे वो भी मारे जाएंगे। इन लोगों के पास में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि अब इस सिचुएशन में इन लोगों को क्या करना चाहिए। ये लोग मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि ये लोग रोबोट को जान करके रेजुलेट के अंदर बुलाएंगे। बैन एडलर ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे कि वो रोबोट्स को उसी जगह पे रोक सकता है, यानी कि ये लोग अब रोबोट के लिए एक ट्रैप बनाएंगे। इन लोगों ने उस दरवाजे को ओपन कर दिया था जहाँ से सारे रोबोट रेजुलेट के अंदर पहुँच सके। ये सारे रोबोट इंजन को लेने के लिए ही आए थे और बाकी भी कई सारे रोबोट्स की स्पेसशिप आगे बढ़ती ही जा रही थी। इसी कारण इन लोगों ने एक कमरे को ऐसा बना दिया था जिसके अंदर ये लोग एलियन इंटेलिजेंस के इंजन को रख देंगे और उस पूरे कमरे के अंदर मशीन्स लगा देंगे। रोबोट जैसे ही आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। सब लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं। देखते ही देखते रोबोट्स की स्पीड बढ़ जाती है और वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे इंजन रखा हुआ था। सेम टाइम पे मॉरिन बटन प्रेस कर देती है और इस चीज के लिए डॉन वेस्ट को भी उसी कमरे में बिठा के रखा गया था कि जब रोबोट आएंगे तो पीछे के दरवाजे को डॉन वेस्ट को बंद करना था। रोबोट्स के आते ही मॉरिन मशीन्स को स्टार्ट कर देती है और सारे रोबोट सिर्फ एक जगह पे ट्रैप हो जाते हैं। जितने भी रोबोट थे ये पूरे नहीं थे बल्कि और टीम्स आनी बाकी थी। अब या तो इन लोगों को रेजुलेट के इस हिस्से को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर ये लोग अपने इंजन को छोड़ दे या फिर ये सारे लोग अल्फा सेंटोरी चले जाएं। इतने सारे ऑप्शंस इन लोगों के पास में थे। तब यहाँ पे जूडी अपने आइडिया को बताना शुरू करती है कि टोटल जो एक जुपिटर के अंदर जितने बच्चे जा सकते हैं और उनके वेट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक जुपिटर को यहाँ से भेज देना चाहिए जिसमें सारे के सारे बच्चे हों, क्योंकि इन लोगों के पास में सिर्फ एक एलियन इंटेलिजेंस का इंजन था। अगर वो इंजन बच्चों को यहाँ से ले जाएगा तो सारे बच्चे बच जाएंगे। ऊपर से रेजुलेट को उड़ा दिया जाएगा जिसके अंदर जितने भी रोबोट थे, और उसके बाद में यहाँ जितने भी लोग बचेंगे उन सबको वापस से अननोन प्लेनेट भेज दिया जाएगा। जब बच्चे अल्फा सेंटोरी जाएंगे तो वहाँ से मदद भेजेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चों को यहाँ से निकाला जाए और उस एक इंजन का इस्तेमाल किया जाए। पेनी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है कि अगर हम जाएंगे तो सबके साथ जाएंगे, नहीं तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। विल भी रोने लगता है कि वो आखिर इस जगह से ऐसे कैसे जा सकता है, लेकिन सबको समझाया जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन था। दूसरे ऑप्शन के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पूरे रेजुलेट को ब्लास्ट करने के लिए आखिर में जॉन और मॉरिन रुकने वाले थे। ऊपर से ये अपने बच्चों से कैसे अलग होते ये अभी तक इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ में एक जुपिटर को तैयार किया जाना था। एक तरफ तो सारे रोबोट एक कमरे में रुके हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एक जुपिटर के अंदर काफी सारे सिस्टम्स डाले जा रहे थे। उसी टाइम पे डॉक्टर स्मिथ भी यहाँ पे थी जो कि एक बार फिर से रोबोट से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बारे में सोचती है कि कुछ भी हो जाए स्मिथ को अपनी जान बचानी थी। लेकिन इस बार स्मिथ अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अब या तो उसे रोबोट ने कुछ कहा या फिर स्मिथ ने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया, ये बात तो गाइस इस समय क्लियर नहीं की गई थी। हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से रोते हुए अलग हो रहे थे। अब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ चाहता है, इसी कारण कोई भी पेरेंट्स जिद नहीं करता जाने का और सारे 18 साल से कम बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके जुपिटर में भेजा जा रहा था। ये बच्चे टोटल 97 थे। गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉन वेस्ट की लास्ट सीजन के अंदर जूडी से ज्यादा कनेक्टिविटी थी, लेकिन इस सीजन के अंदर डॉन वेस्ट की दोस्ती पेनी से दिखाई गई है। जाते वक्त डॉन वेस्ट इन बच्चों को बाय करने के लिए आता है, लेकिन पेनी जाते हुए डॉन वेस्ट को एक बार गले से लगा लेती है। यहाँ से सारे फैमिली मेंबर एक दूसरे को गुड बाय करने ही वाले थे, तब इन लोगों को याद आता है कि आखिर यहाँ पे इतने सारे बच्चे बिना लीडर के कैसे जाएंगे। अगर इन लोगों को जरूरत है तो किसी समझदार की जरूरत है। तब यहाँ पे जूडी को भेजा जाता है। जूडी मना करती है कि मैं 19 ईयर्स की हूँ, मैं इन बच्चों के साथ में नहीं जाऊंगी। तब जॉन और मॉरिन दोनों समझाते हैं कि इतने सारे बच्चे किसी समझदार के हाथ में जाए तो ही ठीक रहेगा। जूडी ऐसी थी जिसे जुपिटर रन करना आता था और अब काफी समझाने के बाद जूडी को जुपिटर के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सबका लीडर बना के भेज दिया जाता है। सारे बच्चों का जब जुपिटर पैक हो चुका था तो बाकी सारे लोग जितने भी थे वो अलग अलग जुपिटर लेके अननोन प्लेनेट की तरफ जाने वाले थे। दूसरी तरफ जॉन और मॉरिन को इस पूरे रेजुलेट को ब्लास्ट करना था, लेकिन एक प्रॉब्लम और थी। जो मशीन अब तक इन सारे रोबोट्स को रोक रही थी, उस मशीन से पता चलता है कि ये रोबोट धीरे धीरे करके अपने हाथ के अंदर एक्टिविटी ला रहे हैं और इतना पास आ चुके हैं कि तारों को काटने वाले हैं। अगर ये तार कट गए और ये रोबोट्स बाहर आ गए तो ये अपना इंजन ले जाएंगे। अब किसी न किसी को तो अंदर जाना था और उन रोबोट से तारों को दूर करना था। तब ये काम करने के लिए हर कोई सोच रहा था कि कौन जाएगा कौन जाएगा। तब स्मिथ पहली बार आगे आती है और मॉरिन को बोलती है कि तुम्हें अभी कई सारे काम करने हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन इतना छोटा काम तो मैं कर ही सकती हूँ। स्मिथ को पता था कि दूसरी तरफ का दरवाजा खुला है, अगर कुछ भी हो जाएगा तो स्मिथ सीधी बाहर जाएगी और गलती से तार कट गए तो ये रोबोट सबसे पहले स्मिथ को ही मारेंगे। लेकिन फिर भी स्मिथ इन सारी चीजों को नहीं सोचती हुई अपना स्पेसशिप का सूट पहनती है और बाहर की तरफ चली जाती है। वो तारों को तो अलग कर लेती है, लेकिन स्मिथ को बाद में पता चलता है कि ऐसे कई सारे तार है जो
जो कि ये रोबोट्स तक पहुंच चुके हैं। और एक मोमेंट के बाद ऐसा टाइम आता है कि एक रोबोट उन वायर्स को काट देता है, सारे रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं और उसी टाइम पे दरवाजा खुलने के कारण स्मिथ भी स्पेस के अंदर चली जाती है। यानी कि स्मिथ ने खुद का सेक्रीफाइस किया और वो वहीं पे मर जाती है। यहाँ पे मॉरिन को काफी टेंशन हो रही थी कि बस कुछ भी करके जूडी यहाँ से टेक ऑफ कर ले अगले 20 सेकंड्स के अंदर, जब तक रोबोट पहुंच पाते उससे पहले पहले जूडी को उस जुपिटर को निकालना है। विल यहाँ पे अपने रोबोट से बात करता है कि कैसे उसे सारे बच्चों का ध्यान रखना है, बस उसे सारे बच्चों को अल्फा सेंटोरी ले जाना है, फिर हर एक चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। देखते ही देखते यहाँ पे अब बाकी रोबोट्स पहुंच चुके थे। विल को लगा था कि इसके लिए बहुत आसान चीज होगी, जैसे वो खुद के रोबोट से कनेक्टेड है तो बाकी रोबोट्स भी उसकी बात मान जाएंगे। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बाकी कोई भी रोबोट विल की बात नहीं मानता और विल के ऊपर एकदम से ये सारे रोबोट्स अटैक करने ही वाले थे कि इतनी देर के अंदर यहाँ स्कैरक्रो पहुंच जाता है, जो कि इन सारे रोबोट्स को रोकने का काम करता है। विल बुरी तरीके से डर जाता है और अंदर आता है और जुपिटर का दरवाजा बंद करता है। जूडी यहाँ पे टेक ऑफ कर लेती है। ये लोग तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से बेचारा स्कैरक्रो बचता है, जो कि सारे रोबोट से बुरी तरीके से पिटता है। अभी अभी ठीक होके आया हुआ स्कैरक्रो इन रोबोट्स की मार के अंदर वहाँ पे खत्म हो जाता है। जूडी यहाँ पे जॉन और मॉरिन को इन्फॉर्म करती है कि ये लोग यहाँ से आगे की तरफ निकल गए हैं। अब जब ये लोग निकल गए हैं और बाकी जुपिटर्स भी धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं, तो अब सिर्फ रेजुलेट को ब्लास्ट ही करना था ताकि जितने भी रोबोट यहाँ पर है वो सारे एक साथ में ही मारे जाएं। इसी के साथ हम एक सीन देखते हैं जिसके अंदर हेस्टिंग भी बैठा था। अब हेस्टिंग को यहाँ जितना बुरा पहले करना था उसने कई बार बुरा किया है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी कारण वो भी चुपचाप खुद की जान बचाने के लिए बैठा था। इसी के साथ में अब कई सारे और स्पेसशिप भी रेजुलेट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तब यहाँ पे विल रोबोट को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे उसे इस जुपिटर को टेलीपोर्ट करके अल्फा सेंटोरी तक ले जाना है। रोबोट अब ये सारी चीजें करना स्टार्ट करता है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लास्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था। कई सारे जुपिटर निकल चुके थे, लेकिन लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जॉन और मॉरिन ही बचते हैं। इन लोगों को रेजुलेट के उस हिस्से पे जाना है जिस हिस्से पे इन्हें कोई दूसरा जुपिटर मिल सकता है, लेकिन वो हिस्सा दौड़ के जाने में पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उस हिस्से के अंदर रोबोट्स थे और देखते ही देखते रेजुलेट ब्लास्ट भी हो रहा था। और तब यहाँ पे एक जुपिटर लेके डॉन वेस्ट आता है, यानी कि आखिरी मोमेंट पे डॉन वेस्ट जॉन और मॉरिन दोनों को बचा लेता है। पीछे मुड़ने पे जब ये लोग देखते हैं तो इनका रेजुलेट बहुत बुरे ब्लास्ट के साथ में खत्म हो जाता है। लेकिन ये लोग इस समय पे खुश थे कि इन सब के बच्चे एक साथ में टेलीपोर्ट होकर अल्फा सेंटोरी तो पहुंच जाएंगे। अब इस समय पे जुपिटर को काफी सारे झटके भी लगने वाले थे। जूडी पीछे देखती है कि बच्चे डरे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि सब अपने पेरेंट्स को छोड़कर आए हैं। इनके पास इनके पेरेंट्स लाइफ में कभी पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। सारे बच्चों को अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस थे। तब यहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली के तीनों बच्चे आगे आते हैं। जूडी सबके पास आती है, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहती है और कहती है कि हम लोगों के साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैं आप लोगों की लीडर हूँ और आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से रखूंगी। हमारे पास एक रोबोट है और हमारे पास एक इंजन है जो कि हमें हमारे सही डायरेक्शन तक ले जाएगा। जिसके बाद अब रोबोट का काम पूरा हो चुका था। अल्फा सेंटोरी जैसा कि रोबोट को बताया गया था, रोबोट के हिसाब से वो जुपिटर को सही जगह पे लाया था, लेकिन वो जगह अल्फा सेंटोरी जैसी नहीं दिख रही थी। तब विल यहाँ पे रोबोट से पूछता है कि आखिर तुम हमें कहाँ पर ले आए हो, लेकिन रोबोट के पास में भी कोई आंसर नहीं था क्योंकि वो तो टेलीपोर्ट करके सही जगह पे लाया था। इनके सामने जो प्लेनेट था वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा था। उस प्लेनेट के अंदर कुछ भी जिंदा नहीं बचा था, वो अल्फा सेंटोरी जैसा दिख भी नहीं रहा था। तब बार बार में सारे लोग रोबोट से यही पूछ रहे थे कि आखिर तुम हमें कहाँ ले आए हो, क्या तुमसे कोई गलती हो गई है, हमें अल्फा सेंटोरी लेके चलो। जिसके बाद इन लोगों को एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखाई देती है जिसका नाम फॉर्चूना था। जब पूछा जाता है कि आखिर ये क्या चीज है, तब जूडी को बिलीव नहीं होता कि आखिर उसके सामने ये क्या चीज है, क्योंकि 20 साल पहले एक स्पेसशिप गायब हुई थी और वो स्पेसशिप जूडी के फादर की थी, वो भी उसके बायोलॉजिकल रियल फादर की। 20 साल तक उनका कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो शिप स्पेस में कहीं गायब हो गई थी और वो शिप आज इन लोगों के सामने है, वो भी एक ब्लास्ट प्लेनेट के सामने। और इसी के साथ गाइस काफी सारे क्वेश्चनों के साथ ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो क्या ये सारे बच्चे सही जगह पे पहुंचे हैं? क्या अल्फा सेंटोरी ही बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है? क्या जूडी के फादर जिंदा है? इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर तो गाइस हमें नेक्स्ट सीजन में ही मिल पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसी सीरीज के लास्ट सीजन में। तब तक के लिए टाटा।